Hello everybody, this is Ankit Tiwari. Welcome to my YouTube channel Diversion Mentor Ankit. Hey friends, how are you? I think you are fine. We have already learned about our lesson India size and location, geography's first lesson. Then we will learn about our new chapter फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कि हम लोगों ने अपने पहले चैप्टर को जियोग्राफी के पहले चैप्टर को इंडिया साइज एंड लोकेशन को पूरी अच्छी तरह से पढ़ चुके थे। अब हमारा आज का नया चैप्टर है और कौन सा चैप्टर है वो फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। ठीक है, तो क्या आप देखते हैं लोग इसकी स्टार्ट करते हैं। देखो पहले इस चीज से फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का जो भौगोलिक स्वरूप है वो कैसा है, मतलब उसमें कौन कौन से फीचर पाए जाते हैं। जैसे कोई फोन है, मार्कर में कुछ ना कुछ फीचर होंगे, इंक होगी, ठीक है, कैफ होगा, ये सब क्या है इसके फिजिकल फीचर है। उसी तरह से हमारी इंडिया की क्या क्या फीचर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री विद वेरिड लैंड फॉर्म, यानी कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस अपने लेसन में कि इंडिया क्या है, एक वेस्ट कंट्री है और इसके बहुत सारे लैंड फार्म देखने को मिलते हैं। चलो ये बातें समझ में आई कि बहुत सारे लैंड फार्म, वेरियस लैंड फार्म होते हैं, वेरिड लैंड फार्म होते हैं, मतलब हर एक जगह पे एक जैसे लैंड फार्म नहीं होते। ठीक है, चलो ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव, आपके मन में कंसाइन होगी, कोई थिंकिंग आई होगी कि पूछा जा सकता है कि आप क्या किस टेरेन से बिलोंग करते हैं, यानी कि किस प्रकार के स्ट्रक्चर में, यानी कि कैसी स्थान पे आप लोग रहते हैं। देखो व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव, टेरेन मतलब कि वहां का बनावट कैसी है, जिस स्थान पे वो प्लेन है या फिर वो रफ है या फिर वो उबड़ खाबड़ या अंडुलेटिंग टोपोग्राफी वहां की है। तो आप देखो इसमें बताया गया है कि इफ यू लिव इन द प्लेन्स, अगर आप कहाँ रहते हैं, प्लेन्स में रहते, यू आर फेमिलियर विद द वेस्ट स्ट्रेच ऑफ प्लेन, यानी कि अगर आप प्लेन्स में रह रहे हैं तो आप किससे परिचित होंगे, वेस्ट स्ट्रेच ऑफ प्लेन, यानी कि प्लेन लैंड के का जो स्ट्रेच है उससे बहुत ही अच्छी तरह से परिचित होंगे। इफ यू लिव इन हिली रीजन, अगर आप क्या होंगे, हिली रीजन से बिलोंग करते होंगे, द रग टेरेन विथ माउंटेन एंड वैली आर, तो वहां पे आप किससे परिचित हो जाएंगे, रग टेरेन मतलब उबड़ खाबड़ जमीनों से परिचित हो जाएंगे और माउंटेन से फैमिलियर हो जाएंगे एंड वैली से फैमिलियर हो जाएंगे। तो ये हो गई आपकी बात कि हम लोग किस तरह से फैमिली, मतलब जिस टोपोग्राफी पे रहते हैं उस जगह के एंड वैली ठीक है, हाँ कुछ मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, हाँ एंड वैली आर कॉमन फीचर्स, ठीक। तो एक चीज छूट गई थी, माउंटेन्स एंड वैली। तो अगर हम क्या रहते हैं, हिली रीजन में रहते हैं, तो वहां का जो कॉमन फीचर है वो देखने को मिलता है कि वहां पे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, पहाड़ देखने को मिलेंगे, वैली देखने को मिलेगी, रफ टेरेन यानी कि उबड़ खाबड़ जमीनें देखने को मिलेंगी। ये तो ना बातें समझ में, ये ओवरव्यू था। अब देखो इससे ये पता चलता है कि आवर कंट्री हैज पर्टिकुलरली ऑल मेजर फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ। इससे ये कंसाइन होता है, इससे ये पता चलता है हमें कि हमारी जो कंट्री है पर्टिकुलरली ऑल मेजर फिजिकल फीचर, जितने भी अर्थ के मेजर फिजिकल फीचर है वो सब हमारी कंट्री में अवेलेबल है। जैसे क्या, माउंटेन्स भी हमारे पास, प्लेन्स भी हमारे पास, डिजर्ट भी हमारे पास, प्लेट्यू भी हमारे पास और आइलैंड भी हमारे पास। बात मतलब कि हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं, हम लोग इतने फॉर्चुनेट पर्सन है, हम लोगों के पास इतने एडवांटेज हैं कि हमारे पास सारी चीजें, मतलब पृथ्वी पे पाए जाने वाली, अर्थ पे जितनी भी फिजिकल फीचर पाए जाते हैं वो सब हमारे पास अवेलेबल है। चलो भाई अच्छी बात है, हमारे पास क्या है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो इसके पूरे कंट्री में डिवीजन भी देखना होगा कि वो किस तरह से बटे हुए हैं। तो अब हमारी बात आती है फिजियोग्राफिक डिवीजन की, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। ये बातें समझ में आई, चलो समझ में आ गई होगी आई थिंक कि हम अगर प्लेन पे रहते हैं तो हम लोग किससे, वेस्ट स्ट्रेचेड प्लेन से फेमिलियर होते हैं। अगर हम हिली रीजन में रहते हैं तो रफ टेरेन एंड विथ माउंटेन्स एंड वैली से परिचित होंगे। ये कॉमन फीचर है कहाँ के, हिली रीजन की। चलो ये बात
और ये भी पता चला है कि जो ऑल मेजर फिजिकल फीचर होते हैं किसके अर्थ के, वो इंटायरली हमारे पर्टिकुलरली हमारे कंट्री में अवेलेबल है। जैसे माउंटेन्स भी है, प्लेन्स भी है, डेजर्ट है, प्लेट्यू है एंड आइलैंड भी देखने को मिलता है। चलो अब देखते हैं हम लोग क्या मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, यानी कि फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या क्या है, मतलब किस तरह से हमारी पूरी कंट्री बटी हुई है। द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप, यानी कि जो फिजिकल फीचर इंडिया का वो कैन बी ग्रुप मतलब बांट सकता है अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉलोइंग डिवीजन में हम उसको उसकी फिजियोग्राफिक डिवीजन कर सकते हैं। तो वो फिजियोग्राफिक डिवीजन किन फॉर्म में होती है, द हिमालयन माउंटेन्स के फॉर्म में हो गई, नदर्न प्लेन्स के फॉर्म में हो गई, द पेनिनसुला प्लेट्यू के फॉर्म में हो गई और द इंडियन डेजर्ट के फॉर्म में हो गई, तथा कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड के फॉर्म में हो गई। यानी कि हमारी कंट्री के पास कितने टोटल फिजियोग्राफिक डिवीजन है, 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द हिमालयन, द नदर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड। चलो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, एक एक को निपटाना शुरू करेंगे। ये हमारा डिवीजन है, इन डिवीजन को हम क्या करते हैं, एक एक करके निपटाना शुरू करते हैं। तो पहले हम किसको निपटाएंगे, माउंटेनियस रीजन को, यानी द हिमालयन माउंटेन्स को हम लोग निपटाने का काम करेंगे। ठीक है, फिजिकल फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमारा पहला डिवीजन किसके बारे में था, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। तो अब हम हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज यानी डिटेल पढ़ते हैं कि क्या कैसे कैसे है। ठीक है, तो देखो क्या बताया, द हिमालयन माउंटेन जियोलॉजिकली यंग, क्या बताया गया है, जियोलॉजिकली यंग। ठीक, यानी कि सबसे बाद में अभी यंग मतलब बहुत जल्दी जल्दी में फॉर्मेशन किसका हुआ है, जियोलॉजिकली यंग यानी कि हिमालयन माउंटेन्स का। और इससे पहले किसका फॉर्मेशन हो गया था, गोंडवाना लैंड से किसका फॉर्मेशन हो गया था मेरे लाडलो, जो अपना डेक्कन प्लेटू उसका पहले फॉर्मेशन हुआ है, वो जियोलॉजिकली यंग नहीं है, वो ओल्ड है, एंशिएंट माउंटेन्स माना, एंशिएंट प्लेट्यू माना जाता है। लेकिन ये क्या है, जियोलॉजिकली यंग है, स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन है। स्ट्रक्चर में आप अपने मैप में देखिए, अपने फिगर में देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, फोल्डेड है। देखिए यहाँ से इस तरह से आया और यहाँ से पूरी तरह से फोल्ड हो गया, स्ट्रक्चरली फोल्डेड, स्ट्रेच ओवर द, और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जितने भी नॉर्दर्न बॉर्डर है, यानी कि जैसे ये मान लो अपनी क्या है, ये पूरी अपनी कंट्री है। ठीक है, सपोज दैट, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस तरह से पूरा जो नॉर्दर्न बॉर्डर है उसको कौन, उस पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर में कौन फैला अपना, द हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन क्या है, पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर में फैला हुआ है। दिस माउंटेन रेंज रन इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि ये कहाँ से, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं मेरे लाडो, ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र, यानी कि यहाँ इंडस रिवर से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ है। ये क्या है, जियोलॉजिकली यंग है, स्ट्रक्चरली फोल्डेड है और स्ट्रेच पूरी तरह से नॉर्दर्न बॉर्डर पे है। एंड दीज माउंटेन रेंज रन इन वेस्ट टू ईस्ट, और इस जो ये माउंटेन है इसकी जो रेंजेज श्रेणियां है वो किधर से मूव करती हैं, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। वेस्ट में किस रिवर से लेके, इंडस रिवर से लेके ईस्ट में कहाँ तक फैला हुआ है, पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ है। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लोफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर, यानी कि लोफ्टिएस्ट मतलब बहुत ही ज्यादा ऊंचा है, यानी कि क्या है, बहुत ही ज्यादा ऊंचा माउंटेन है। एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड, और मोस्ट रग्ड बैरियर वर्ल्ड का बनाता है। कैसे रग्ड मतलब इसकी जो टेरेन है वो बहुत ही ज्यादा रग्ड है, यानी कि उबड़ खाबड़ है। रिप्रेजेंट ही किया हूं, बैरियर ऑफ द वर्ल्ड विच कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, जो क्या करता है, पूरे 2400 यानी 2400 किलोमीटर की एरिया को कवर करता है, डिस्टेंस को कवर करता है। दियर विड्थ वेरी फ्रॉम 4000 किलोमीटर इन कश्मीर, यानी कि इसकी जो विड्थ है, इसकी जो मोटाई है वो कितने किलोमीटर की है, कश्मीर में देखा जाए 400 किलोमीटर की है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए मेरे भाइयों बहनों तो
वहां पे कितने किलोमीटर की है इसकी विड्थ, सिर्फ और सिर्फ 150 किलोमीटर, मतलब हर जगह पे एक जैसा नहीं है। तो कश्मीर में कितने किलोमीटर की, 400 किलोमीटर की, एंड अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर की इसकी विड्थ है। एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज वेस्टर्न हाफ, यानी कि जिसका एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वो, इसका एल्टीट्यूडनल वेरिएशन क्या है, ईस्टर्न हाफ, यानी कि इस तरह से पूरा फैला हुआ है। तो जो ईस्टर्न हाफ है इधर का वेरिएशन और इधर का वेरिएशन वेस्टर्न हाफ से ज्यादा है। इधर के वेरिएशन को जब हम लोग एल्टीट्यूडनल वेरिएशन मतलब इस तरह से रिलीफ फीचर के मामले में देखेंगे तो इधर क्या है, इसके रिलेटिवली ज्यादा देखने को मिलता है। ये हो गई बात। हिमालय कंसिस्टेड ऑफ 3 पैरेलल रेंज इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक रेंज हो गई, 2 रेंज हो गई, 3 रेंज, तो यानी कि इस तरह से डिवाइड है। इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बोल दे रहे हैं, ठीक है, लैटिट्यूडनल मत बोलना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 3 पैरेलल रेंज में बटा हुआ है। क्या, ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से जानते हैं। पहला क्या हो गया, ग्रेटर, इनर और हिमालय, ठीक है। अब दिखा रहा हूं आपको ग्रेटर हिमालय कहाँ है, आपके फिगर में है, आप लोग ध्यान से देखिए। जो सबसे ऊपर वाला है, देखो ग्रेट लिखा हुआ है ना, सबसे ऊपर और कंटिन्यूअस रेंज जा रही है, वो कौन सी हिमालय की है, ग्रेटर हिमालय की है। और क्यों इनर हिमालय, यानी कि हिमालय एकदम अंदर पड़ा है, इसलिए उसको इनर हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज, हिमाचल या लेसर हिमालय कहते हैं किसको, जो इसकी सेकंड कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस रेंज है, यानी कि साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के साउथ में देखो, यहाँ पे ग्रेटर हिमालय के आप लोग साउथ में देखिए, तो ये कौन सी रेंज है, ग्रेटर हिमालय के साउथ में नीचे आप देखेंगे तो कौन सी हिमालय है, हिमाचल हिमालय की। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस रेंज ग्रेटर के हिमालय के नीचे दिख रही है ना, वो कौन सी है, आपकी हिमाचल या लेसर हिमालय। और सबसे लास्ट वाली जो रेंज है जिसको हम लोग शिवालिक या आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये हो गए आपके ओवरव्यू। ये क्या है, रिप्रेजेंट लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड होता है, जो कि कितने किलोमीटर के एरिया को कवर कर रहा है, 2400 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है। इसकी विड्थ क्या करती है, वेरी करती है, कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश 150 किलोमीटर की है। एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर देन ईस्टर्न हाफ देन दोज ऑफ वेस्टर्न हाफ। बताओ कि ईस्टर्न हाफ में इसका क्या है, वेरिएशन, एल्टीट्यूडनल वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलता है किसके अपेक्षा, वेस्टर्न हाफ की अपेक्षा। हिमालय कंसिस्टेड ऑफ 3 पैरेलल रेंज ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, अपने एल्टीट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे 3 पैरेलल रेंज। पहली पैरेलल रेंज को हम लोग किस नाम से जानेंगे, ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से जानेंगे। दूसरी पैरेलल रेंज को हम लोग किस नाम से जानेंगे, हिमाचल या लेसर हिमालय के नाम से जानेंगे। और तीसरी जो सबसे लास्ट आउटर है वो किस नाम से जानी जाएगी, शिवालिक या आउटर हिमालय के नाम से जानी जाएगी। तो अब हम पहला पढ़ते हैं अपना कि ग्रेटर हिमालय कौन सा है, ग्रेट या इनर या हिमाद्री। पहले जिसके हम लोगों का था क्या, जिसका हम लोगों को इंतजार था किस हिमालय का, ग्रेट, इनर और हिमाद्री हिमालय का, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है। नॉर्थ मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट या इनर आर हिमालय हिमाद्री, ठीक है। यानी कि हिमालय का जो नदर्न मोस्ट रेंज है, यानी कि सबसे ऊपर वाली जो रेंज है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ग्रेट या इनर आर हिमाद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये क्या है, मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज देखने को मिलती है। आपकी बुक में देखिए बताया हूं कि वो क्या है, मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज। इट कंसिस्टेड ऑफ द loftiest peak with an average height of 6000 मीटर। यानी कि ये क्या है, ये जितनी भी मतलब बहुत सारी loftiest जो पीक है वो इसमें पाई जाती है, जिसकी एवरेज हाइट कितने मीटर की होती है, आई थिंक 600 मीटर की होती है। तो बातें यहाँ तक समझ में आई। नॉर्थ मोस्ट रेंज यानी सबसे ऊपर वाली रेंज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ग्रेट, इनर आर हिमाद्री के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज होती है। इट कंजिस्टेड यानी कि ये कंजिस्ट करती है, अपने पास धारण रखती है, ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक, यानी कि जितनी भी ऊंची ऊंची पीके हैं उनकी जिनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है, वो सब इस रेंज में पाई जाती हैं। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेटेड हिमालयन पीक्स, यानी कि इसमें हिमालय की जितनी भी
प्रोमिनेंट पिक्स है, मुख्य चोटियां, वो सब किस में आती हैं, इसी रेंज में पाई जाती है। जैसे कौन सी हो गई, ये फिगर आपकी बुक का है, डोंट वरी अगर यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ और आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी बुक से भी इस फिगर को प्लॉट कर सकते हैं अपनी बुक में, सॉरी इसको छाप सकते हैं। वो कौन सी, एक तरफ पिक लिख दी है, एक तरफ कंट्री, और लास्ट में क्या हो गई, हाइट्स। माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ती है, जो कि सबसे ऊंची चोटी का नाम है, किस पिक का, अरे हिमालय के सबसे हाईएस्ट पिक का क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पड़ती है, नेपाल में पड़ती है, 8848 मीटर इसकी हाइट है। कंचनजंगा इंडिया में पड़ती है 8598, यानी कि वो कौन सी हाईएस्ट पिक है जो कि इंडिया में पड़ती है तथा वो माउंट एवरेस्ट की है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंचनजंगा। इंडिया में पड़ती है 8598 है। और मैं कालू, तुम कालू नहीं, मैं कालू, ठीक है, मैं कालू कहाँ पड़ती है, नेपाल में 8481 किलोमीटर मीटर की है इसकी हाइट। धौलागिरी, ये भी धौलागिरी, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, नेपाल पाया जाता है, 1172 मीटर की हाइट है। नंगा पर्वत, ये कहाँ पाया जाता है, इंडिया में 8126 मीटर की इसकी हाइट है। अन्नपूर्णा पर्वत, ये भी कहाँ पाया जाता है, अन्नपूर्णा पिक्स कहाँ पे पाई जाती है, नेपाल में पाई जाती है, 8078 मीटर इसकी हाइट है। नंदा देवी, ये भी कहाँ पड़ती है, इंडिया में पड़ती है, 7817 मीटर इसकी हाइट है। कामेट इंडिया में पड़ती है 7756। नामचा परवा इंडिया में 7756, सेम हाइट कामेट और नामचा परवा पर्वत की। गुल्ला मंदाता नेपाल पड़ती है 7728 मीटर इसकी हाइट होती। ये हो गई जितनी भी प्रोमिनेंटेड पीक है कहा कि हिमालय की। अब देखते हैं इसके कुछ नेचर भी हैं, मतलब जो ग्रेट हिमालय उसके नेचर कैसे। द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालय आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। एसिमेट्रिकल मतलब असीमित है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम देखने को मिलते हैं। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, यानी कि इसके जो कोर होते हैं, जैसे मान लो ये पिक है ना, इसके ये कोर होते हैं, ये मतलब जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोर होते हैं। ये किसके बने होते हैं मेरे लाडलो, ग्रेनाइट, यानी ग्रेनाइट एक पत्थर होता है, ग्रेनाइट क्या होता है, स्टोन होता है, उसी का बना हुआ होता है, ठीक है। इट इज परनियरली स्नो बाउंडेड, ये क्या है, पूरे वर्ष भर किससे गिरा होता है, स्नो बाउंडेड होता है, बर्फ से गिरा होता है। एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, यानी कि इस रेंज से नंबर ऑफ बहुत सारे ग्लेशियर भी डिसेंड होते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, रिवर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ग्लेशियर कौन से हो गए, मान लो गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, यमुनेत्री ग्लेशियर हो गया, ये सब क्या है, ग्लेशियर होते हैं, ठीक है। गंगोत्री, यमुनेत्री, ये सब ग्लेशियर है जो कि कहाँ से डिसेंड होते हैं, ग्रेट या इनर हिमालय से डिसेंड होते हैं। तो ये पूरी जानकारी किसके बारे में थी, ग्रेट हिमालय के बारे में थी। अब देखते हैं हमारा दूसरा हिमालय की जो रेंज है, पैरेलल रेंज, वो कौन सी है, यानी कि लेसर हिमालय और हिमाचल हिमालय के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। अपना कौन सा है, हिमाचल और लेसर हिमालय। इसके पहले हम लोग जानते हैं ये कहाँ पे सिचुएटेड है। पहले चीज तो क्या, साउथ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री के यानी कि ग्रेटर हिमालय के ठीक साउथ में। जैसे मतलब यहाँ पे क्या, एक कंटिन्यूअस रेंज जा रही थी, उसी के नीचे देखेंगे आप लोग तो एक इरेगुलर और डिसकंटिन्यूअस रेंज जा रही है, उसी का क्या नाम है, लेसर आर हिमाचल हिमालय, ठीक है। ये क्या होती, किससे बना है, कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक। किससे बना हुआ है, अल्टर्ड रॉक, यानी कि अल्टर्ड मतलब देखो ये अल्टर्ड रॉक मतलब एक पैरेलल, एक मतलब कंटिन्यूअस रेंज ना होने की वजह से किससे बने हैं, हाईली कंप्रेस्ड मतलब टूटी हुई, मतलब जिसे बिखरी हुई राखें दिख रही हैं, और अल्टर्ड रॉक है, ठीक है। एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर, यानी कि इसकी एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई देखने पे कितने मीटर्स की कितने के बीच में होती है, 3700 से लेके 4500 के बीच में होती है। एवरेज विड्थ इज ऑफ 50 किलोमीटर, यानी कि इसकी एवरेज विड्थ यानी कि एवरेज मोटाई कितने किलोमीटर की है, ओनली ऑन 50 किलोमीटर की है, यानी कि कहाँ पे है, साउथ ऑफ हिमाद्री में है, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड, यानी कि बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड मतलब दबी कुचली, मतलब टूटी फूटी चट्टानों से, एंड अल्टर्ड रॉक से,
बना है। एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन, इसका एल्टीट्यूड मतलब बताया हूँ कि हाइट कितने किलोमीटर की, कितने मीटर के बीच होगी, 3700 टू 4500 मीटर के बीच में होती है। एवरेज विड्थ इज ऑफ 50 किलोमीटर, और इसकी एवरेज विड्थ कितने किलोमीटर की होती है, 50 किलोमीटर की होती है। पीर पंजाल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ दिस हिमालय, यानी कि इस हिमालय की मोस्ट प्रोमिनेंटेड और लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है, पीर पंजाल रेंज। बात समझ में आई, यानी कि सबसे प्रमुख रेंज कौन सी है इस हिमालय की, पीर पंजाल रेंज है। धौलाधर एंड महाभारत रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंटेड वंस। मुख्य में और भी दो रेंज है, धौलाधर और महाभारत रेंज, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख कौन है, पीर पंजाल, और सबसे लंबी भी यही रेंज है। एक रेंज देखिए सबसे पहले ही दिखेगी, वो क्या है, सबसे लंबी रेंज देखने को मिलती है, उसके बाद धौलाधर और उसके बाद पीर महाभारत रेंज देखने को मिलेगी। ये भी इनकी मुख्य रेंज में से एक रेंज है, ठीक है। दिस रेंज कंसिस्टेड ऑफ फेमस वैली, इस रेंज में क्या है, बहुत सारी फेमस वैली देखने को मिलती है, जैसे काश्मीर वैली हो गई, कांगड़ा वैली हो गई और कुल्लू वैली, यानी कि कांगड़ा और कुल्लू कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और ये रीजन जो है काश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, यानी कि हिमाचल प्रदेश वाला, ये पूरा रीजन किस लिए फेमस है, अपने हिल स्टेशन के लिए फेमस है। किसके लिए मेरे लाडलो, अपने हिल स्टेशन के लिए फेमस है, ठीक है। ये बातें समझ में आई। इसकी सबसे प्रोमिनेंटेड सबसे लॉन्गेस्ट हिल्स, सबसे लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है, पीर पंजाल। धौलाधर और महाभारत रेंज भी इसी में प्रोमिनेंटेड वंस है, मतलब एक मुख्य रेंज में मानी जाती हैं। ये किससे बन, इसमें कौन सी घाटियां पाई जाती हैं, काश्मीर वैली, कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली पाई जाती है, जो कि अपने हिल स्टेशन के लिए फेमस है। तो अब हमारा लास्ट हिमालय किसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के अकॉर्डिंग आएगा, जो कि आउटर हिमालय या शिवालिक रेंज के नाम से जाना जाए, शिवालिक या आउटर हिमालय, ठीक है। अब ये देखो, द आउटर से ही लग रहा है कि सबसे लास्ट मोल, यानी कि सबसे साउथ वाले जो एरिया, साउथ वाली जो रेंज है वो किस नाम से जाना जाएगी, शिवालिक हिमालय के नाम से जाएगी। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय कहते हैं, जिसकी विड्थ क्या होगी, 10 to 50 किलोमीटर होगी। एल्टीट्यूड वैरिंग बिटवीन, यानी कि बताया कि एवरेज हाइट कितने मीटर के बीच की होगी, 900 to 1100 मीटर्स के बीच की होगी। कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेट सेडिमेंट, यानी कि ये किसकी कंपोजिशन से बनती है, सेडिमेंट के कंपोजिशन से बनती है। अनकंसोलिडेट मतलब जो तोड़ फोड़ के ऊपर से लाए जाने वाले सेडिमेंट होते हैं उसी के द्वारा, यानी कि अनकंसोलिडेट सेडिमेंट कहां से लाए जाते हैं, ब्रॉट डाउन बाय रिवर फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंज, यानी कि ये किससे बने होते हैं, जो मेन हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय है, जो उसको नॉर्थ मोस्ट लेयर कहते हैं, उससे ला के जो सेडिमेंट डिपॉजिट किया जाता है सबसे आउटर रेंज में, उसी से ये बनी हुई उसी से बनी हुआ हिमालय को हम लोग किस नाम से जानते हैं, शिवालिक हिमालय के नाम से। दिस वैली कवर्ड विथ, और इसकी जो वैली है वो किससे कवर्ड होती है, थिक ग्रेवल एंड एलुवियम से, थिक ग्रेवल एंड एलुवियम से कवर होती है। थिक ग्रेवल मतलब मोटे मोटे पत्थरों से, और एलुवियम मतलब बताया हूं कि एलुवियम एक जिससे क्या बनती है, एलुवियल सॉइल बनती है, बहुत ही ज्यादा हाई फर्टिलिटी इसमें देखने को मिलती है। तो एलुवियम किससे बनता है, एलुवियम क्या है, केमिकल मतलब एक कंपोजिशन होता है जो कि जिससे क्या बनता है, एलुवियल सॉइल बनती है, और इसमें ज्यादा बहुत ही ज्यादा फर्टिलिटी होती है। तो यानी कि इसकी वैली किससे कवर्ड है, थिक ग्रेवल यानी मोटे मोटे पत्थरों से और एलुवियम से कवर्ड होती है, मतलब पत्थरों के साथ साथ उसमें क्या होती है, सॉइल भी देखने को मिलती है, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ, किससे कंपोज होती है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बनी हुई होती है, और वो सेडिमेंट कहाँ से लाए जाते हैं, कि जो रिवर आती है मेन हिमालय रेंज से, वहां से। एल्टीट्यूड वेरी इसमें इस हिमालय का कितना होता है, 900 to 1100 मीटर, आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, और इसकी विड्थ कितने 10 to 50 किलोमीटर के बीच में होती। ये हो गई इसके बारे में ओवरव्यू जानकारी। अब ध्यान से देखो, इसमें कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर कौन से हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर एंड शिवालिक रेंज, यानी कि जो वैली क्या होती हैं, ये लेसर हिमालय जा रहा है और ये शिवालिक, इसके बीच में क्या होती है, कुछ वैली पड़ी होंगी, और इस वैली को हम लोग किस नाम से जानते हैं, दून के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज दून, और व्हाट डू यू नो अबाउट द दून, देन वी विल आंसर दैट द longitudinal valley lying between lesser Himalaya and the Shivalik range are known as, पता चला, then we will answer, हम आंसर देंगे कि
द लॉन्गिट्यूडनल वैली जो होती है किसके बीच में पड़ी हुई, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय के बीच में, उसे हम लोग दून्स के नाम से जानते हैं। दून्स क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम लोग कुछ फेमस दून्स इस वैली यानी कि इस रेंज में पाए जाते हैं। देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया और पाटली दून हो गया, आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। वेल नोन दून्स जो कि कहाँ पाए जाते हैं, शिवालिक रेंज में पाए जाते हैं, उसको हम लोग देहरादून, कोतली दून और पाटली दून के नाम से जानते हैं। अब मेरे लाडलो ये क्या थे, हमारे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन थे। बताओ कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन मीन ऐसे, मतलब कुछ दूरी यहाँ तक, कुछ दूरी यहाँ तक, कुछ दूरी यहाँ तक। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बाद हम देखते हैं कि हमारे जो डिवीजन है वो किसके द्वारा होंगे, अब वो रीजनेबल डिवीजन होंगे। और इस रीजनेबल डिवीजन को हम लोग किसके द्वारा डिमार्क करेंगे, जो मेजर रिवर है उस एरिया में फ्लो होने वाली, उसके द्वारा हम लोग डिमार्क करेंगे। तो चलते हैं अब हम अपने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बिसाइड किस डिवीजन को, रीजनेबल डिवीजन को, सॉरी रीजनल डिवीजन को, रीजनेबल नहीं, रीजनेबल मतलब कुछ दूसरी बात होती है, ठीक है। रीजनल डिवीजन के बारे में देखते हैं। तो हमारा स्टार्ट होगा कि रीजनेबल डिवीजन किस तरह से। Besides the longitudinal division, the Himalaya have been divided on the basis of region from west to east। बताया हूँ कि जो longitudinal division के बाद, मतलब longitudinal division तो था ही, उसमें हम लोग 3 रेंज के बारे में पढ़े। इसके अलावा क्या होता है, इसके longitudinal division के अलावा हिमालय को हम लोग डिवीजन किसके बेसिस पे किए हैं, रीजन के बेसिस पे, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और इस रीजन को डिमार्क कौन करता है, दिस डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैली। यानी कि मान लो ये रिवर है, ये रिवर है, इनकी ये रिवर वैली है, ये रिवर वैली है, इसके बीच के जो हिमालय पड़े हैं उसको हम लोग किस के बेस पे, यानी कि वहां के रीजन के बेस पे हम लोग बता देते हैं कि इस रिवर और इस रिवर के बीच का जो हिमालय है, फ्रॉम गंगा टू, सॉरी फ्रॉम इंडस टू सतलज, यानी कि इसके और इस रिवर के बीच की जो जगह है वो किस नाम से जानी जाएगी, ऐसे ऐसे रीजनल नाम दिए जाते हैं। और इसको कौन डिमार्क करता है, रिवर वैली। द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन, एक बार में लिखा हूं, सब में अलग अलग नहीं लिखा हूं, फॉर योर मतलब सिंपल करने के लिए मैं इसको क्या किया हूं, अलग अलग नहीं लिखा हूं, बस एक बार लिख दिया हूं। यानी कि अब देखो इसमें ये पड़ा इंडस टू सतलज लिखा हूं, तो इसका मतलब हिमालय का वो पार्ट जो इंडस और सतलज के बीच में पड़ा हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग उस रीजनल नेम के किस नाम से जानते हैं, इंडस टू सतलज के बीच का जो हिमालय है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसको ट्रेडिशनली हम लोग किस नाम से जानते हैं, पंजाब हिमालय। लेकिन इसको ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जाने पे 2 नाम इसके और भी है, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। बात समझ में। इंडस और काली के बीच के, अरे सॉरी, इंडस और सतलज के बीच के रिवर के बीच की जो हिमालय का पार्ट है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्रेडिशनली पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके 2 अन्य नाम और भी हैं, कश्मीर वाले रीजन में यानी कि वेस्ट में हम देखेंगे तो कश्मीर नाम से जाना जाएगा, हिमाचल ईस्ट में देखेंगे तो हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाएगा। अब दूसरी चीज क्या है, सतलज टू काली रिवर, सतलज से काली रिवर के बीच का जो हिमालय है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली से तीस्ता रिवर के बीच के हिमालय को हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। तीस्ता टू दिहांग रिवर के बीच के जो हिमालय हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, असम हिमालय के नाम से जानते हैं। एक कोटेशन लास्ट में मिला, दीज आर रीजनेबल नेम्स। ये क्या है, एक रीजनेबल नेम्स है, बस रीजन के बेसिस पे उस नाम को हम लोग डिफाइन कर दिए हैं, बता दिए हैं, आल्सो इन दिस ब्रॉड कैटेगरी। अब हम क्या करते हैं, इसके जो बाउंड्री बना रही है कौन रिवर, अब इसके मतलब थोड़े से और जो फीचर है, अब हम क्या किए, इसके डिवीजन को पढ़े। अब हिमालय के थोड़े से जो फीचर बचे हैं जो कि क्या करता है, हमारी बाउंड्री को बनाता है, डिमार्क और कुछ एरिया को डिमार्क करता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हिमालय का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। बियॉन्ड द दियांग गार्स द हिमालय बेंड शार्पली, यानी कि अब देखिए आप अपने फिगर में कि जो दिहांग गार्ड है, यानी कि दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ से, यानी कि यहीं से दिहांग रिवर इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, यहीं से जो अपना माउंटेन्स है वो हिमालय क्या है, शार्पली बेंड हो गया। यानी कि जैसे मान लो ये जा रहा है हमारा हिमालय और यहाँ पे क्या है अरुणाचल प्रदेश से इंटर कौन रिवर करती है, दिहांग रिवर, और यहीं से पूरी तरह से बेंडली शार्प हुआ है और साउथ की तरफ
मुड़ गया है और पूरी जो ईस्टर्न बाउंड्री यानी कि अपनी कंट्री की जो ईस्टर्न बाउंड्री है उसमें पूरी तरह से स्ट्रेच हुआ है। तो बात समझ में आई कि जो दिहांग गर्ज यहाँ से इंटर कर रहा है, यानी कि दिहांग का गर्ज मतलब जहाँ से दिहांग रिवर इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, वहीं से जो हिमालय है वो क्या है, शार्प हो गया, बेंडली, शार्प मतलब मुड़ गया है। बियॉन्ड द दिहांग गर्ज द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ। देखो ये दिहांग रिवर है, यहीं से साउथ की तरफ मुड़ गया है एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री। ईस्टर्न बाउंड्री यानी कि भारत की पूरी जो ईस्टर्न बाउंड्री उसने फैला। इसको इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो कि इसी से अभी हमारी एक दो तीन बातें आएंगी, ठीक है। तो दो तीन बातें कैसे आएंगी, और जो ये ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया बता रहा हूं कि ईस्टर्न बाउंड्री में पूरी तरह से स्ट्रेच हुआ है, दे आर नोन एज पूर्वांचल। यानी कि यहाँ से हमारा पूरा हिमालय आया और यहाँ से दिहांग गर्ज है, यहाँ से पूरा शार्प हो गया और मुड़ा और पूरी तरह से जो ईस्टर्न बाउंड्री अपनी कंट्री की उस पर पूरी तरह से फैला। और यही ईस्टर्न बाउंड्री यानी कि जो सेवन सिस्टर वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो किसका पार्ट है, पूर्वांचल के पार्ट है, ठीक है। और हम लोग भी क्या होते हैं, इधर ही की तरफ रहते हैं, मतलब इधर नहीं, हम लोग अपनी कंट्री में पूर्व की तरफ रहते हैं, इसलिए हम लोग भी पूर्वांचल के, सॉरी हम लोग अपने स्टेट में पूर्व की तरफ रहते हैं और इसलिए हम लोग किसका हिस्सा माना जाता है, पूर्वांचल के हिस्से को मान लिए जाते हैं। दीज हिल्स, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी ये जो ईस्टर्न बाउंड्री है सेवन सिस्टर वो किस नाम से जानती है, पूर्वांचल, और द ईस्टर्न हिल आर माउंटेन के नाम से जाना जाता है। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी कि जो इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आते हैं, जैसे हो गया अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड, इन सब सेवन स्टेट जो होते हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कहलाते हैं। आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन, यानी कि इसमें स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही मजबूत, सैंडस्टोन मतलब बालू जैसे पत्थर देखने को मिलते हैं, विच आर सेडिमेंट्री रॉक, जो किससे बने हुए हैं, सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं। इस एरिया में डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, यानी कि पूर्वांचल की जो एरिया है वो किससे घिरी हुई है, डेंस फॉरेस्ट से घिरी हुई है। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंज, और इसमें क्या होती है, बहुत सारी पैरेलल रेंज भी देखने को मिलती है, पैरेलल रेंज एंड वैली भी देखने को मिलती है। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पूर्वांचल कंप्राइजेज द पटकाई हिल्स। इसमें कौन सी हिल्स देखने को मिलती है, पटकाई हिल्स देखने को मिलती है, नागा हिल्स यानी कि नागालैंड में नागा हिल्स देखने को मिलती है, मणिपुर में मणि हिल्स देखने को मिलती है, मणिपुर, और मिजोरम में मिजो हिल्स देखने को मिलती है। अब हमारी न्यू टॉपिक कौन सी होगी, नदन प्लेन्स के बारे में होगी। द नदन प्लेन्स, ठीक है। अब नदन प्लेन्स हम लोग किसको कहते हैं, द नदन प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड ऑफ बाय इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम, यानी कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, नदन प्लेन्स किसको हम लोग बेसिकली कहते हैं, जो कि जो थ्री मेजर रिवर सिस्टम है, जैसे इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, एलॉन्ग विथ दियर ट्रिब्यूटरीज, और उनके ट्रिब्यूटरीज से जिस प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, जिस प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नदन प्लेन्स कहते हैं। ये हो गया एक कोटेशन, यानी कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र विथ दियर ट्रिब्यूटरीज, इनसे जिस प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ उसे हम लोग क्या कहेंगे, नदन प्लेन्स। चलो यहाँ तक एक कोटेशन हो गया। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, ये किसका बना हुआ होता है, एलुवियल सॉइल का बना हुआ होता है। इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये कितने एरिया में फैला हुआ है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला। द प्लेन्स बिगिन अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है, 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, एंड 2040 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है। यानी कि इसकी जो ये वाली एरिया क्या है, 2400 किलोमीटर की कवर करता है, और जो ब्रॉड में यानी कि इधर उधर में जो फैली हुई है, जैसे इधर देखा जाए तो कहाँ तक फैली हुई है, पूरा राजस्थान तक फैली हुई है, कुछ हिस्सों में गुजरात तक भी फैली हुई है, कौन सा, एलुवियल सॉइल। तो ये कहीं पे 320 किलोमीटर है, तो कहीं पे 320 किलोमीटर है, कहीं पे 240 किलोमीटर तो फैली हुई है। विथ ए रिच सॉइल कंबाइंड विथ एडेक्वेट वाटर सप्लाई एंड ए फेवरेबल क्लाइमेट, क्या होता है, इस एरिया को हम लोग प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, रीजन कि यहाँ की जो सॉइल होती है वो रिच क्वालिटी की होती है, मतलब अच्छी सॉइल होती है, क्योंकि एलुवियल सॉइल को हम लोग मानते हैं क्या, एक फर्टाइल सॉइल मानते हैं।
ये ट्रिब्यूटरी से मत डरो, ट्रिब्यूटरीज की डिफिनेशन मैं नीचे दे रहा हूँ, सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं, ठीक है। बस यहाँ पर इतना जानिए कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के रिवर के साथ साथ उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनसे बनने वाले प्लेन्स को हम लोग क्या कहते हैं, नदन प्लेन्स कहते हैं। दिस प्लेन्स इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। और बता दूं एलुवियल सॉइल क्या होता है, इसमें फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। फर्टिलिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक। इसमें क्या होती है, फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और ये कितने स्क्वायर किलोमीटर तक फैली, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई है। द प्लेन्स बिगिन 2400 किलोमीटर, लंबाई कितनी है 400 किलोमीटर है। और इसकी जो ब्रीथ है वो कितने, ब्रॉड कितना है 240 to 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। विथ ए रिच सॉइल कवर, यानी कि पता है रिच सॉइल क्या है, बहुत अच्छी होती है। एडुकेट वाटर सप्लाई भी यहाँ पे मिल जाती है एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन भी। अब भाई इतनी ज्यादा रिवर जब फ्लो कर रही है, जो कि यहाँ परनियल रिवर है, यानी कि वर्ष भर इनमें क्या रहता है, पानी रहता है, तो सप्लाई क्या होगी, एडिक्वेट सप्लाई मिलेगी। जितनी क्वांटिटी में वाटर चाहिए उतनी क्वांटिटी में क्या हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन भी क्या है, फेवरेबल है। कभी क्या होता है, ठंडी की मौसम को देख लेते हैं हम लोग, कभी विंटर के और कभी हॉट सीजन देखते हैं, कभी समर सीजन देखते हैं, कभी विंटर सीजन देखते हैं, तो कभी रेनी सीजन भी देखते हैं। जिसके वजह से ये जो पूरा प्लेन्स, नदन प्लेन्स, इसको हम लोग प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। यानी सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, इसी पार्ट में होता है। अब देखो बेटा, ये हो गई कोटेशन नदन प्लेन्स की बारे, ठीक है। नदन प्लेन्स में कुछ चीजें क्या होती है, रिवर के अंदर भी होती हैं, वो भी क्या होता है, एलुवियम का डिपॉजिट होता है, वो भी कुछ पार्ट किसका कहलाने लगता है, नदन प्लेन्स का ये पार्ट कहलाता है। अब जैसे देखो उसमें 2-3 चीजें हमें लिखनी है। रिवरीन आइलैंड क्या होता है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, रिवरीन आइलैंड के बारे में बताया हूं कि द एन एरिया एंड लैंड मॉस विच वॉज सराउंडेड बाई वाटर, जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम लोग आइलैंड कहते हैं। तो यहाँ पे देखो एक टैग वर्ड है, रिवर इन रिवराइन कहते हैं हम लोग, चाहे रिवर इन, यानी कि रिवर प्लस इन मतलब कि नदी में कोई अगर आइलैंड है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिवरीन आइलैंड कहेंगे, ठीक है। रिवरीन आइलैंड हम लोग क्या करेंगे, इसको कहेंगे। जैसे अब आपने फिगर में देखो कि क्या है, एक रिवर है, रिवर जो क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, और उसके बीच में क्या हो जाता है, डिपोजिशन का वर्क हो जाता है। देखो इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीज हो गया। जैसे मान लो क्या हुआ, यहाँ से फिगर में देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ से जैसे मान लो कोई रिवर फ्लो करके आ रही है और यहाँ पे क्या हो गया, इसका स्लोप कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, वाटर यहाँ पे डिपॉजिट करेगी, अपना डिपोजिशन कवर करेगी, और ये वाटर क्या हो जाएगा, इधर घूम जाएगा और इधर घूम जाएगा, फिर ऐसे जाके फिर एक जगह पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगी। जैसे मान लो क्या हुई, ये हमारी कोई एक रिवर आ रही है, ठीक है। रिवरीन आइलैंड आप लोग को जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि फिगर में अच्छी तरह से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से रिवर आइलैंड है। जैसे मान लो क्या हुआ, एक रिवर जा रही है, ऐसे कोई रिवर जा रही है, एक रिवर गई, स्लोप पाई ऐसे फोल्ड हो गई, ठीक है, यानी कि उसके फ्लो क्या हो गया, रिट्रैक्ट हो गया, घूम गए, और फिर जाने के बाद यहाँ पे क्या करेगी, डिपोजिशन का वर्क करेगी। यहाँ से जितने भी सिल्ट, स्ले एंड स्टोन लेके आएगी तो उसको डिपोजिट करेगी और एलुवियल सॉइल को डिपोजिट करेगी, और यहाँ से फ्लो उसका रिटार्ड हो जाएगा, और फ्लो जब रिटार्ड हो जाएगा फिर कहीं पे स्लोप पाएगी, तो फिर फ्लो उसके दोनों फ्लो क्या हो जाएंगे, एक साथ सबमर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो वो उसके बीच कोई न कोई लैंड बचेगा, वो चारों तरफ से किससे गिरा हुआ होगा, पानी से गिरा हुआ होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिवरीन आइलैंड कहेंगे, ठीक है। देखो दिया है, इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीजेस व्हिच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवरीन आइलैंड, जिसकी वजह से क्या बनता है, रिवरीन आइलैंड का निर्माण होता है। फिगर में देखो अच्छी तरह समझ में आएगा कि किस तरह से रिवरीन आइलैंड जा रही है, और उसके बाद क्या हुआ, बीच में वो डिपोजिशन कवर की, और साइड से पानी है, और इनहैबिटेट भी बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं, रिवरीन आइलैंड जहाँ पे इनहैबिटेंट भी देखने को मिलता है। नोट, माजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवर, यानी कि वहां पे आवास है, लोग रहते भी हैं, आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है, सबसे बड़ा इनहैबिटेड रिवरीन आइलैंड। और रिवरीन आइलैंड क्या है, अपना ब्रह्मपुत्र रिवर में माजुली रिवरीन आइलैंड है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रिवरीन आइलैंड है। अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज में बता दे रहा हूँ, ट्रिब्यूटरीज बता दे रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, द रिवर
इन दियर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल। जैसे मान लो यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपने पास स्पेस नहीं है, जैसे ये बता रहा हूँ क्या, एक मेरी रिवर आ रही है, ये रिवर आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगी, जहाँ लोअर कोर्स होगा स्लोप कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो एक इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, फिर ये क्या होती है, दूसरी रिवर बनना शुरू, दूसरी रिवर बन के क्या होती है, बहना शुरू हो जाती है। ठीक है, रिवरीन में आके मिल जाती है फिर, लेकिन इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटरीज में फिर वो मिलती नहीं है, किसी दूसरे स्लोप की तरफ चली जाती है। तो ये न्यूमरस चैनल, एक चैनल इधर बढ़ गया, ठीक है, एक रिवर इधर बह रही है, फिर इधर से एक चैनल बढ़ गया, फिर इधर कोई चैनल बढ़ गया, फिर इधर कोई चैनल बढ़ गया। और यही जो चैनल एक रिवर से बढ़ता है, यानी कि कोई एक रिवर जब कई पार्ट में, कई रिवर में फ्लो करना शुरू हो जाती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। और ट्रिब्यूटरीज मेरे लाडलो इसका जस्ट अपोजिट होता है। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या हो रही है, इनमें से नदियां निकल रही है, इनमें से रिवर क्या हो रही है, अलग अलग रिवर निकल रही है। और इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई रिवर आ रही है और ये कोई यहां से रिवर जा रही है, ये रिवर क्या हो रही है, आ रही है, और ये कोई रिवर जा रही है, और जाके यहाँ पे क्या हुई, दोनों रिवर मिल गई। जैसे दोनों रिवर मिल गई और दोनों रिवर क्या हो गई, एक रिवर बन के बहना शुरू हो गई, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ट्रिब्यूट मतलब क्या होता है, आके मिलना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, उससे अलग होना। इतनी बातें समझ में, डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरी। देखो ट्रिब्यूटरी क्या होती है, टू लार्ज रिवर विच मीट टू, जो क्या करती हैं, जो बड़ी बड़ी दो नदियां विच मीट टू फॉर्म ए सिंगल, और बनाती क्या है, एक सिंगल रिवर बनाती हैं, इज नोन एज ट्रिब्यूटरी। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रिब्यूटरीज का नाम उसे दे देते हैं। ये थी बातें आपकी ओवरव्यू की नदन प्लेन्स किस तरह से बना हुआ है, रिवरीन आइलैंड किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज किसे कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं। अब हम इसके डिवीजन को देखेंगे, नदन प्लेन्स के डिवीजन कितने हैं, वो कितने पार्ट में डिवाइड हुए हैं। द नदन प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। बताया कि अब इसके हम डिवीजन देखेंगे कि एरिया के बेसिस पे क्या होते हैं, मतलब इसके कैसे डिवीजन किए जाते हैं। तो ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 सेक्शन, 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। अभी हम एक डिवीजन और देखेंगे इनके रिलीफ फीचर के वेरिएशन के। हालांकि बहुत ज्यादा रिलीफ फीचर में वेरिएशन नहीं होता, लेकिन फिर भी यानी कि जब प्लेन्स पे आती हैं हिमालय से ये, तो वहां पे क्या होते हैं, बहुत जगहों पे इनके अलग अलग फार्म होते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके डिवीजन अलग से देखेंगे। पहले हम लोग इसको नदन प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। एरिया के बेसिस पे हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड किए हैं, यानी कि रिवर के बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे नहीं, रिवर की बेसिस पे हम लोग इसको कितने कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। पहला क्या हो गया, पंजाब प्लेन्स के नाम से, गंगा प्लेन के नाम से और इंडस प्लेन के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहला कितने सेक्शन में डिवाइड किए, 3 सेक्शन में, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अब देखो पंजाब प्लेन्स किसको कहते हैं, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदन प्लेन्स इज रिफर्ड टू एज ए पंजाब प्लेन्स। द वेस्टर्न पार्ट यानी कि पूरी तरह से बताया हूं कि यहाँ से लेके इंडस रिवर इधर से फ्लो कर रही है, अपनी कंट्री है यहाँ से, तो यहाँ से इंडस रिवर फ्लो कर रही है यहाँ से लेके, और इधर से क्या गंगा रिवर, और यहाँ से क्या हो रही है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये तीनों रिवर क्या हो रही हैं, फ्लो करती है, और इनके पूरे बीच की एरिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, गंगा प्लेन्स के, अरे सॉरी नदन प्लेन्स के नाम से। तो ये क्या हो गए, ईस्ट की तरफ हो गई और ये वेस्ट की तरफ। तो यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदन प्लेन्स इज रिफर्ड टू एज ए पंजाब प्लेन्स, यानी कि जो वेस्टर्न प्लेन्स है, अरे हाँ वेस्टर्न प्लेन्स है, नदन प्लेन का वेस्टर्न पार्ट है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पंजाब प्लेन्स के नाम से जानते हैं। अभी एक वर्ड यहाँ पे पंजाब छुपा है, ठीक है, उसको अभी आगे की लाइन में बताऊंगा कि कैसे छुपा हुआ है, वो कैसे बना। फाउंड बाय इंडस एंड ईस्ट ट्रिब्यूटरीज, और ये किसके वजह से बना है, इसके पहले बताया होगा, नदन प्लेन्स मेजर 3 रिवर के प्ले होने से इंटरप्ले से बना हुआ है, जिसमें हम लोग क्या पहले इंडस रिवर के इंटरप्ले से और उनकी ट्रिब्यूटरीज के से कौन सा प्लेन्स बना हुआ है, पंजाब प्लेन्स बना हुआ है। किसके वजह से, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइंग इन द पाकिस्तान, यानी कि इस प्लेन्स का ज्यादातर हिस्सा कहाँ पे पड़ गया है, पाकिस्तान में पड़ गया है। बात ज्यादातर हिस्सा उसमें चला गया है, अपने पास भी ऐसा नहीं, अपने पास भी अपनी कंट्री में भी है।
द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन से, इंडस रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम हो गई, चेनाब हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई एंड सतलज, और ये सब कहां से निकलती हैं, हिमालयन रिवर। इतनी बातें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई डोंट वरी। सुनो, 3 सेक्शन में हम लोग क्या किए, इसको डिवाइड किए हैं, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न पार्ट का, नदर्न प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पंजाब प्लेन्स के नाम से जानते हैं। ठीक, ये किससे फॉर्म हुआ है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से। इसका ज्यादातर हिस्सा कहाँ पे पड़ा हुआ है, पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी, इंडस की ट्रिब्यूटरीज, इंडस भी क्या होती है, हिमालय से ओरिजिनेट होती है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज ये सब कहां से ओरिजिनेट होती है, हिमालय। और इस तरह बने हुए लैंड मास को, यानी कि इस तरह से जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, दोआब के नाम से जानते हैं। दोआब का मतलब देखो, अब ये क्या हुई, कोई रिवर आ रही है, ये भी क्या हुई, कोई रिवर आ रही है, ठीक है, और इधर से भी मान लो कोई रिवर आ रही है, तो क्या होगा, ये दोनों रिवर आके इसमें मिल गई, और इसके बीच क्या हुआ, कोई न कोई लैंड मास बॉडी है, कोई न कोई लैंड मास है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दोआब के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बातें यहाँ तक क्लियर हो गई है। अभी मैं बता दे रहा हूँ दोआब क्या चीज होता है, और इस तरह से बताऊं, दिस सेक्शन ऑफ प्लेन्स इज डोमिनेटेड बाय दोआब्स, यानी कि ये जो सेक्शन होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, दोआब के नाम से जानते हैं। दोआब मतलब टू वाटर बॉडी क्या हुई, एक साथ आई, और टू वाटर बॉडी अलग अलग जगहों से आके एक जगह पे मिल गई, और उनके बीच में जो लैंड बची उसको हम लोग दोआब के नाम से जानते हैं। दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। दोआब कितने वर्ड्स बना हुआ है, 2 वर्ड्स है, दो मीनिंग टू एंड अब मीनिंग वाटर, यानी कि 2 वाटर। उसी तरह से पंजाब भी है, पंजधन, अब पंजाब, पंज मतलब 5, अब मतलब वाटर, यानी कि 5 वाटरों का समूह, यानी कि उनके बीच की जो एरिया है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पंजाब के नाम से जानते हैं। यानी कि पंजाब से कितनी रिवर फ्लो करती हैं, 5 रिवर फ्लो करती है। तो ये थी पूरा ओवरव्यू किसके बारे में, पंजाब प्लेन्स के बारे में। अब पंजाब प्लेन्स में आपका आई थिंक कुछ भी नहीं छूट रहा है। अब हम देखते हैं अपना दूसरा कौन सा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स के बारे में। गंगा प्लेन के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। गंगा प्लेन, द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर, यानी कि गंगा प्लेन कहां से कहां तक फैला हुआ मेरे लाडलो, घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच तक, मतलब घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच तक की जितनी भी एरिया है उसको हम लोग किस प्लेन के नाम से जानेंगे, गंगा प्लेन्स के नाम से जानेंगे। इट स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। यानी कि ये गंगा प्लेन कहां तक फैला हुआ है, जो पूरा नदर्न स्टेट है, यानी कि उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ उत्तराखंड लेके, और दूसरी चीज हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, यानी पार्टली यानी कि झारखंड के कुछ ही हिस्सों में, एंड वेस्ट बंगाल में, ये पूरी तरह से कौन फैला हुआ है, गंगा प्लेन्स फैला हुआ है। गंगा प्लेन कहां से कहां तक के बीच में है, घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच तक का है। घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच तक की जितनी भी एरिया प्लेन्स है उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, गंगा प्लेन्स के नाम से जानेंगे। ये कहां तक फैला हुआ, ओवर द नॉर्थ स्टेट, यानी कि जितने भी नॉर्थ स्टेट है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश के बाद क्या हो गया अपना नॉर्थ स्टेट, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बाद यूपी, और किसमें है, हरियाणा में फैला हुआ है, दिल्ली में फैला हुआ है, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड, सॉरी हिमाचल प्रदेश में नहीं है जी, हिमाचल प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, ये सब पार्टली झारखंड, यानी कि झारखंड के कुछ हिस्सों में, एंड वेस्ट बंगाल में पूरी तरह से कौन सा प्लेन फैला हुआ, गंगा प्लेन फैला हुआ। अब इसी गंगा प्लेन के ईस्ट में बताया उन्हें, सबसे इधर इंडस किससे बना हुआ, पंजाब प्लेन, देन गंगा प्लेन्स, और सबसे इसके ईस्ट में यानी कि वेस्ट बंगाल के बाद कौन सा एरिया पड़ेगा, असम। वेस्ट बंगाल के बाद क्या पड़ेगा, असम। असम में कौन सा प्लेन फैला हुआ है, यही बताना है
गंगा प्लेन तक समझ गए आप लोग। ब्रह्मपुत्र प्लेन पर्टिकुलरली इन असम लाइज, यानी कि पूरे असम में जो नदन प्लेन्स का पार्ट है, जो नदन प्लेन्स का हिस्सा पड़ा हुआ है, उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से जानेंगे। According to the variation in relief feature, the northern plains can be divided into 4 regions. हालांकि बताया हूं मैं कि बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, मतलब ऐसा सोचा जाता है कि क्या ये प्लेन है तो इसमें वेरिएशन नहीं, लेकिन इसमें भी वेरिएशन थोड़ी बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसी वेरिएशन के, यानी कि इसका जो रिलीफ फीचर है, अब जैसे ये क्या हुआ, कोई माउंटेन से ही क्या करती है, रिवर फ्लो करती है, आएगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिपॉजिट करना शुरू हो रहेगी, फिर आएगी तो फिर नदन प्लेन्स का निर्माण करेगी। तो यही बताया जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, फिर भी क्या है, वेरिएशन देखने को मिलता है। वो इनके रिलीफ फीचर के वेरिएशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 पार्ट में डिवाइडेड करते हैं, 4 रीजन में डिवाइडेड करते हैं। तो पहला कौन सा रीजन होगा? भाबर रीजन, देन तराई रीजन, भांगर रीजन एंड खादर रीजन। तो इनके रिलीफ फीचर के वेरिएशन के बेसिस पे हम लोग किसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किए हैं? 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। तो हमारा सबसे पहला क्या होगा? भाबर, तराई, भांगर और खादर। पहला बेल्ट हमारा क्या होगा? भाबर। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स एंड डिपॉजिट पेबल्स, क्या करती है? डिपॉजिट पेबल्स करती है। एक नैरो बेल्ट अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक रेंज। यानी कि आप फिगर में देखिए क्या है, माउंटेन से ये क्या हो रही है, रिवर फ्लो करते हुए नीचे आ रही है। माउंटेन से रिवर फ्लो करते हुए जब नीचे आ रही है तो फिर वहां पे देखोगे आप, तो जहां पे लास्ट शिवालिक रेंज है उसी के नीचे क्या कर रही है, एक पत्थरों का क्या होता है, कलेक्शन होता है। पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थर को क्या करती है, अपने पास जमाती है, पेबल्स को डिपॉजिट करती है। कहां पे? लाइंग द पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक, और इट इज नोन एज भाबर। और वही क्या कहलाता है, जो पेबल्स होता है, डिपोजिशन ऑफ पेबल्स, उसी को हम लोग, जो नैरो बेल्ट है उसी को हम क्या कहते हैं, भाबर के नाम से जानते हैं। फिगर में देखिए, सारी बातें आपके साथ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब ऑल द स्ट्रीम डिसअपीयर इन दिस भाबर बेल्ट। अब सोचो, अगर यहाँ पे क्या हुई, माउंटेन्स, यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर दिखना शुरू हो गए, तो ऑल स्ट्रीम क्या होती है, जैसे गायब, मतलब महसूस होता है, क्या है, गायब हो गई। यानी कि इसको फ्लो करके नहीं, इसके ऊपर से फ्लो नहीं करती है, इसके अंदर ही अंदर क्या होती है, फ्लो करती हैं। तो ऐसे बेल्ट को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? भाबर के नाम से जानते हैं। भाबर समझ में आया कि क्या हुई, कोई रिवर फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो करते वक्त क्या होती है, जब अपने शिवालिक रेंज के पैरेलल में आती है तो क्या करती है, बड़े बड़े पत्थरों को लाके वहां पे डिपॉजिट कर देती है, और उसी बड़े बड़े पत्थरों को हम लोग क्या कहते हैं, भाबर के नाम से जानते हैं। और इस बेल्ट में पूरी तरह से क्या होता है, पानी जैसे लगता है गायब हो गया। और ये कितने एरिया में फैला होता है? 8 to 16 किलोमीटर की एरिया में फैला होता है। अब दूसरी चीज क्या है, उसके जब आगे हम बढ़ते हैं, उसी के साउथ में जब हम बढ़ते हैं, तो कौन सा बेल्ट आता है? तराई बेल्ट। तराई बेल्ट क्या होता है? साउथ ऑफ दी भाबर बेल्ट। फिगर में देखो, साउथ ऑफ दी भाबर बेल्ट, यानी कि भाबर बेल्ट के साउथ में द स्ट्रीम एंड रिवर्स री इमर्ज, क्या हो रही है, फिगर में देखें आप लोग, फिर से क्या होती है, उसकी स्ट्रीम री इमर्ज हो जाती है, और वहां की एरिया क्या हो जाती है, फिगर में देख लीजिए आप लोग, स्वैम्पी मार्सी रीजन नोन एज तराई। स्वैम्पी और मार्सी हो जाता है, यानी कि जैसे स्वैम्पी मतलब दलदल नुमा हो जाता है, मार्सी मतलब कीचड़ होता है, वेट होता है, ऐसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, तराई के नाम से जानते हैं। यानी कि भाबर बेल्ट के साउथ में जब फिर से री इमर्ज हो जाती है रिवर, और वहां पे क्या करती है, बहुत ज्यादा कीचड़, वेट लैंड का निर्माण करती है, दलदल नुमा आकृति का निर्माण करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तराई बेल्ट कहते हैं। दिस वाज थिक फॉरेस्ट रीजन ऑफ फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है, यानी कि जंगली जीवन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुत घने जंगल भी पाए जाते हैं। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, और इसी रीजन में कौन सा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे, लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहीं पे पाया जाता, वहीं पे सिचुएटेड है। तो ये हो गया तराई, कहाँ पे, भाबर बेल्ट के साउथ में। जब से फिर से क्या होती है, स्ट्रीम री इमर्ज हो जाती है, तो उसी को और क्या करती है, वहां पे फिगर में आपके पास साफ साफ दिखा है, स्वैम्पी मार्सी रीजन
का निर्माण करती है, उसी को हम लोग तराई रीजन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, घने जंगल देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा वन्य जीव भी देखने को मिलते हैं। और इसी एरिया में दुधवा नेशनल पार्क भी सिचुएटेड है, जिसको जो कि कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। भांगर, ठीक है, भाबर और तराई आप देख चुके हैं। अब इसके बाद जो चौथा रीजन है वो कौन सा रीजन है, भांगर, यानी कि भांगर यानी जो कि अनफर्टाइल हो, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भांगर। ठीक है, खादर क्या, जिसमें खाद की क्वांटिटी हो, न्यू यंगर एलुवियल सॉइल क्या कहलाएगी, खादर के नाम से जानी जाएगी, और ओल्डर एलुवियल सॉइल किस नाम से जानी जाएगी, भांगर के नाम से। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियल, यानी कि नदर प्लेन का ज्यादातर हिस्सा यानी कि अधिकतर हिस्सा, जो बड़ा पार्ट है वो किससे बना हुआ है, ओल्डर एलुवियम से बना हुआ है। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर, यानी कि फ्लड प्लेन्स की जो ऊपरी हिस्से, यानी कि फ्लड प्लेन्स में रिवर के जो फ्लड प्लेन्स बाढ़ के मैदान बनते हैं उसके जो ऊपरी हिस्से, जैसे मान लो ये क्या हो गई, ये फ्लड, मान लो ये रिवर फ्लो कर रही है, तो रिवर फ्लो करने की वजह से ये क्या करती है, ये आसपास एक डिपोजिशन कवर करेगी और इसके ऊपर भी क्या करती है, कुछ डिपोजिशन का। तो ये जो न्यू वाली थी इसको डिपोजिट करना और ऊपर करती है और एक टेरिस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। तो अब इधर भी ये क्या हो गई, डिपोजिट हो गई, इधर भी डिपोजिट हो गई, तो यहाँ पे न्यूअर एलुवियल हो जाएगी, तो एक टेरिस लाइक स्ट्रक्चर डिपोजिट करती है। और उसी टेरिस लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, भांगर के नाम से जानते हैं। फिगर में आप लोग देखिए, आपके फिगर में बताया गया है कि भांगर क्या होता है। ठीक है, तो भांगर यानी कि ये क्या होगी, ये मेरी रिवर फ्लो कर रही है, अपने आसपास फ्लड प्लेन्स का निर्माण की, और फ्लड प्लेन्स के जो ऊपरी हिस्से होते हैं जहाँ पे लेस फर्टिलिटी देखने को मिलती है, वो जो ऊपरी वाले हिस्से होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओल्डर एलुवियम सॉइल होती है, और जो नीचे पास के हिस्से वाले होते हैं उसको हम लोग निवर कहते हैं। लेकिन और हमें क्या बताना है, इसी ओल्डर एलुवियम को हम लोग को बताना है, और इसी ओल्डर एलुवियल को हम लोग क्या कहते हैं, भांगर के नाम से जानते हैं। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्सीरियस डिपॉजिट, यानी कि इसमें क्या होती है, कैल्सीरियस डिपॉजिट होती है, यानी कैल्शियम की क्वांटिटी देखने को मिलती है। कैल्शियम की वजह से हम लोग इसको किस, कैल्सीरियस डिपॉजिट की वजह से हम लोग इसके लोकली किस नाम से भी जानते हैं, कंकर के नाम से, काकर या कंकर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि भांगर को हम लोग किस नाम से जानेंगे, कंकर और या काकर के नाम से जानते हैं। ये हो गई भाई बात भांगर के बारे में, यानी कि ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट जो होता है और एक टेरिस लाइक स्ट्रक्चर को बनाता है, और उसके ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं। खादर न्यूअर यंगर एलुवियल, यानी कि नया युवा, जो बताया फ्लड प्लेन्स का निर्माण हुआ, तो अपने आसपास जो न्यू वाली सॉइल होती है उसको जो फ्लड प्लेन्स में डिपॉजिट करती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, खादर के नाम से जानेंगे। उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, खादर के नाम से। और ये जो इसके बाद वाली हिस्से है उसको हम लोग किस नाम जानेंगे, भांगर के नाम से जानेंगे। तो न्यूअर डिपॉजिट को हम लोग किस नाम जानते हैं, खादर के नाम से जानते हैं। न्यूअर यंगर एलुवियल डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर, दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ये क्या होती है, हर एक साल रिन्यू होती रहती है, लेकिन ओल्डर एलुवियल सॉइल हर एक साल रिन्यू नहीं होती है। क्यों, रीजन है कि फ्लड प्लेन्स क्या करेगा, हमेशा इसी को डिपॉजिट करेगा, यानी कि अपने आसपास ही सबसे ज्यादा डिपॉजिट करती है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल, और ये क्या होती है, बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, 10 आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और ये सबसे अच्छी मानी जाती है अत्यधिक खेती करने के मामले में। ये हुआ आपका नदर्न प्लेन्स कंप्लीट। अब हम किसके बारे में देखते हैं, अपने पेनिनसुला, द पेनिनसुला प्लेट्यू। ठीक है, अब हमारा पूरा जो नदर्न प्लेन्स था उसके बाद पेनिनसुला प्लेट्यू को पढ़ने की बात आई है। पेनिनसुला, द पेनिनसुला प्लेट्यू इज ए टेबल लैंड। पता है प्लेट्यू क्या होता है, टेबल लैंड स्ट्रक्चर। तो जैसे मान लो ये क्या है, कोई प्लेन्स है, उस पे ऐसे क्या होगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये क्या है, टेबल लैंड स्ट्रक्चर होता है, कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। यानी कि किससे, किसका कंपोज्ड होता है, ओल्ड क्रिस्टलाइन मतलब जो पुरानी ठोस चट्टाने हैं, इग्नियस रॉक्स है यानी कि चट्टानों से, आग्नेय चट्टानों से, मेटामॉर्फिक रॉक से, यानी कि किससे बनी होती है, इग्नियस मतलब क्रिस्टलाइन कंपोज्ड होती है, ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बनी हुई होती है। और ये बनती कैसे हैं, ठीक है, ये बनी किसकी होती है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक की। चलो यहाँ तक बात समझ, लेकिन बनती कैसे ये भी बात तो है।
फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड्स। यानी गोंडवाना लैंड्स जब क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, तो दोनों जो एशियाटिक टेक्टोनिक प्लेटें होती है वो बहुत सारे प्लेटों में टूट जाती हैं। गोंडवाना लैंड के मैं फिगर दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, ये फिगर है। तो गोंडवाना लैंड इस तरह से फॉर्मेशन होता है, जो दोनों प्लेटें होती है उनके ड्रिफ्ट होने से, टूटने से किसका फॉर्मेशन होगा, गोंडवाना लैंड। और उसी के ड्रिफ्ट और ब्रिक होने से, यानी कि जो गोंडवाना लैंड है उसी के टूटने और फूटने से, टूटने और खिसकने से क्या होती है, पेनिनसुला प्लेटू का फॉर्मेशन होता है। द प्लेटू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैली। क्या होती है, ब्रॉड मतलब बहुत बड़ी बड़ी, और शैलो मतलब ढलानुमा घाटियां देखने को मिलती हैं। राउंडेड हिल्स देखने को मिलती हैं। लॉफ्टीएस्ट पिक और हाईएस्ट पिक इसमें देखने को नहीं मिलती। शैलो वैली देखने को मिलती है, और उसमें डीप वैली, यानी कि उसमें गहरी घाटियां देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें गहरी घाटियां नहीं देखने को मिलेंगी। किसमें, माउंटेन्स में डीप वैली देखने को मिलती थी, हाईएस्ट पिक देखने को मिलती थी, लॉफ्टीएस्ट हिल्स देखने को मिलती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, राउंडेड हिल्स होंगी, ब्रॉड एंड शैलो वैलीज देखने को मिलेंगी। फिगर में देखें ऐसे था, फिर ऐसे, तो यहाँ पे जो जगह बची उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। तो वैली क्या होती है, शैलो वैली होती है, और हिल्स क्या होती है, राउंडेड। दिस प्लेटू कंसिस्टेड ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन, यानी कि ये जो पेनिनसुला प्लेटू है इसका कितना डिवीजन होता है, 2 ब्रॉड डिवीजन होता है। जो एक क्या होता है, सेंट्रल आइलैंड होता है, और दूसरा डेक्कन प्लेटू। इसके बाद हमारी थीम क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब तक किसके बारे में पढ़े, पेनिनसुला प्लेटू को किस तरह से बना है, किसके इसके कैटेगराइज के बारे में हम लोग पढ़े, और इसमें क्या क्या फीचर होते हैं इसके बारे में पढ़े। अब इसके कुछ जो डिवीजन है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला डिवीजन क्या है, सेंट्रल हाईलैंड, यानी कि नॉर्थ ऑफ द दामोदर रिवर। रिवर में देखो, सॉरी फिगर में देखो क्या है, दामोदर रिवर जा रही है किसके, सतपुड़ा रेंज के और बिंद रेंज के बीच से। तो उसी के जो बिंद रेंज और सतपुड़ा रेंज है उसी के बीच से कौन सी रिवर जा रही है, नर्मदा रिवर जा रही है। और नर्मदा रिवर के नॉर्थ साइड में कौन सी रेंज है, बिंद रेंज। बिंद रेंज से मतलब नर्मदा रिवर के जितने भी नॉर्थ के रीजन आएंगे, नॉर्थ की जितनी भी एरिया आएंगी इसकी पेनिनसुला प्लेटू की, वो क्या कहलाते हैं, सेंट्रल आइलैंड के नाम से जानते हैं। कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू। और ये क्या करते हैं, जो सेंट्रल आइलैंड है वो मालवा प्लेटू का ज्यादातर हिस्सा किसके अंडर में आता है, सेंट्रल आइलैंड में। आप फिगर में देखिए, आपके फिगर में सब कुछ दिखाई दिया है कि मालवा प्लेटू की एरिया में कौन से कौन सा पार्ट है पेनिनसुला प्लेटू का, सेंट्रल हाईलैंड। द बिंद रेंज इज बाउंडेड बाई सतपुड़ा रेंज। क्या हो बताया हूं कि बिंद रेंज क्या की है, सतपुड़ा रेंज को अपने साथ जोड़ी है, लेकिन जो ये क्या होगा, ये उसका पार्ट नहीं है, वो डेक्कन प्लेटू का, डेक्कन ट्राइब का ये सतपुड़ा रेंज आएगा। लेकिन बिंद रेंज किसकी पार्ट है, अरे सॉरी, सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, ठीक है। बिंद रेंज किसका पार्ट है, सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, जबकि सतपुड़ा रेंज इसका पार्ट नहीं होगा, वो पार्ट हो जाएगा किसका, डेक्कन ट्राइब का। तो ये क्या हो जाता है, डेक्कन प्लेटू का, ये किसके पास है, सतपुड़ा रेंज को अपने साथ बिंद रेंज बांधे है किधर की तरफ, साउथ की तरफ। एंड इसी बिंद रेंज से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, यानी कि सेंट्रल आइलैंड से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जब हम लोग देखेंगे तो वहां पे कौन सी हिल्स है, अरावली रेंज देखने को मिलती है। तीनों रेंज समझ में आई, यानी कि कौन सी रेंज, बिंद रेंज है, बिंद रेंज के साउथ में बिंद रेंज है, फिगर में देखो बिंद रेंज है, बिंद रेंज की क्या है, साउथ में कौन सी है रेंज, साउथ में रेंज है आपकी सतपुड़ा रेंज। और इसी बिंद रेंज के नॉर्थ वेस्ट में, इसी बिंद रेंज के नॉर्थ वेस्ट में कौन सी रेंज है, अरावली रेंज है, ठीक है। बात समझ में आई, ये किसके सेंट्रल आइलैंड के बारे में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सतपुड़ा रेंज इसका पार्ट नहीं है, बस ये बताया गया जो बिंद रेंज है वो किस तरह से सतपुड़ा रेंज को अपने साथ कंपोजिट किए। द फर्दर वेस्ट वार्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विथ सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। यानी कि जब इसके अरावली हिल्स के वेस्ट वार्ड देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पे सैंडी, और फिगर में सब कुछ देखिए आप लोग, सैंडी और स्वैम्पी एरिया है। क्या है, सैंडी और स्वैम्पी एरिया है, डेजर्ट एरिया है, कहाँ की, राजस्थान की। अब इसी फिगर में हमें देखना है कि आपके चंबल, बेतवा, सोन और केन रिवर भी देखने को मिल रही है। कौन सी भी रिवर, चंबल, बेतवा, सिंध एंड केन इज फ्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। यानी कि इधर से ऐसे, मतलब टेपर की तरफ से है, ऐसे है, तो ये क्या करती हैं, इसमें ऐसे फ्लो होती हैं, ठीक है,
कैसे फ्लो होती हैं, ये साउथ वेस्ट की तरफ से निकलती हैं और साउथ वेस्ट की तरफ से निकलती हैं और किधर की तरफ मूव करती हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करती, सॉरी नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करती है, जो कि क्या करती है, स्लोप को इंडिकेट करती है कि इसमें क्या है, स्लोप है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट, बताओ स्लोप इंडिकेट हुआ ना, वेस्ट में क्या है, वाइडर है और ईस्ट में क्या है, नैरोवर है, छोटा है, तो स्लोप क्या होगा, दिखाया गया ना। तो यही चीज बताया गया है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ईस्टवर्ड मतलब इधर की तरफ देखो तो क्या है, बुंदेलखंड और बघेलखंड देखा जाता है, जिसको हम लोग लोकली नाम से बुंदेलखंड और बघेलखंड, ऊपर क्या है बुंदेलखंड, नीचे क्या है बघेलखंड। द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, यानी सबसे लास्ट में इस सेंट्रल आइलैंड के सबसे ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में कौन सा आपका प्लेटू देखा जाएगा, छोटा नागपुर प्लेटू देखा जाएगा। एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाई दामोदर रिवर, और इसी से कौन सी रिवर निकलती है, दामोदर रिवर। पेनिनसुला प्लेटू क्या होगा, सेंट्रल टेबल लैंड कंपोजिशन होता है ओल्ड क्रिस्टलाइन का, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना होता है। कैसे बनता है, गोंडवाना लैंड के ड्रिफ्ट और ब्रिक होने से बनता है। इसमें क्या होती है, ब्रॉड एंड सैलो एंड राउंडेड हिल्स, ब्रॉड एंड सैलो वैली पाई जाती है और राउंडेड हिल। और ये पेनिनसुला प्लेटू के दो डिवीजन होते हैं, ब्रॉड डिवीजन, सेंट्रल आइलैंड और डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल आइलैंड क्या होता है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ की जितनी भी एरिया होती है वो क्या कहलाती हैं, सेंट्रल आइलैंड के नाम से जानी जाती हैं। और ये क्या करता है, ज्यादातर हिस्सा मालवा पठार का, मालवा प्लेटू का जितना भी बहुत ज्यादा एरिया को कौन कवर करता है, सेंट्रल आइलैंड करता है। बिंद रेंज इसी रेंज में पाई जाती है, जो कि सतपुड़ा रेंज को अपने साउथ में अपने साथ जोड़ती है और ईस्टवर्ड नॉर्थ वेस्ट में किसको जोड़ती है, अरावली को जोड़ती है। द फर्दर वेस्ट वार एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद सैंडी, और इसी के वेस्ट वार्ड में यानी कि अरावली हिल्स के वेस्ट में देखा जाए तो कौन से हैं, रॉकी डेजर्ट, सैंडी और रॉकी डेजर्ट देखने को मिलते हैं। चंबल, बेतवा, सिंध एंड केन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव्स करती है, यानी कि ऐसे स्लोप को दिखाती है, ऐसे मतलब मूव्स करती है, जो कि स्लोप को इंडिकेट करती है। द सेंट्रल आइलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट, यानी कि वेस्ट में क्या है, वाइडर, और ईस्ट में क्या है, नैरोवर, सकरा। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर नोकर आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, यानी कि इसी प्लेटू के यानी सतपुड़ा रेंज के बगल में आप देखेंगे तो कौन सा प्लेटू मिलेगा आपको, बुंदेलखंड और सॉरी ईस्ट की तरफ में देखेंगे तो बुंदेलखंड और बघेलखंड देखने को मिलेगा। ऊपर क्या है, बुंदेलखंड और नीचे बघेलखंड। द छोटा नागपुर सबसे ईस्ट वार्ड में देखेंगे तो छोटा नागपुर प्लेटू आपको दिख रहा है, और उसी प्लेटू में क्या है, उसी प्लेटू से कौन सी रिवर फ्लो करती है, दामोदर रिवर फ्लो करती है। ये हो गया आपका सेंट्रल आइलैंड। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डेक्कन ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे, डेक्कन प्लेटू के बारे में। डेक्कन प्लेटू, ठीक है, ए ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। बताओ फिगर में देखिए कि नर्मदा रिवर के साउथ, यहाँ पे जैसे मान लो नर्मदा रिवर है, उसके साउथ में जो ट्रैप डेक्कन प्लेटू है, किसका, पेनिनसुला का पार्ट जो है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेटू कहते हैं, और एक ट्रायंगुलर शेप में है। आप अपने फिगर में देखिए, या फिगर देखिए, फिगर में क्या है, ट्रायंगुलर शेप में, यानी कि ऊपर क्या है, कौन सी रेंज है, सतपुड़ा रेंज, अरे सॉरी बिंद रेंज, बिंद रेंज के बाद क्या है, नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के बाद कौन से है, आपका जो सतपुड़ा रेंज है, वहीं से पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है आपका क्या, डेक्कन ट्रैप स्टार्ट हो जाता है, यानी कि साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। ये हो गई बात। और ये क्या है, ट्रायंगुलर लैंड मास होता है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, क्या होती है बताओ, इसके नॉर्थ में, यानी कि ये पूरा जैसे मान लो अपना ये क्या हो गया, डेक्कन ट्रैप, पूरा क्या है डेक्कन प्लेटू, इसके नॉर्थ में कौन सी रेंज फ्लैंक कर रही है, सतपुड़ा रेंज, और उसी सतपुड़ा रेंज के ईस्ट वार्ड में, यानी कि ईस्ट की तरफ कौन सी रेंज, कैमूर हिल्स, मैकाल हिल्स एंड महादेव हिल्स ईस्टर्न एक्सटेंशन पे है। फिगर में देखिए किधर की तरफ है, ईस्टर्न एक्सटेंशन की तरफ कौन सी है, नॉर्थ में कौन सी है, मतलब डेक्कन प्लेटू के एकदम नॉर्थ में कौन सी हिल्स फ्लैंक कर रही है, जो रेंज सतपुड़ा रेंज फ्लैंक कर रही है, और उसी में कौन सी हिल्स पाई जाती हैं, नॉर्थ की तरफ, यानी सतपुड़ा रेंज के ही नॉर्थ की तरफ, इसी का पार्ट है महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स एंड मैकाल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। और मैकाल रेंज किधर है, इसके ईस्टर्न एक्सटेंशन की तरफ मैकाल रेंज है। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट, वेस्ट में क्या है, हायर, देखिए ट्रायंगुलर शेप है लेकिन क्या है,
वेस्ट में हायर है एंड ईस्ट में क्या है, स्लोप है, ईस्टवार्ड की तरफ जेंटली स्लोप। एक फीचर और इसका एक पार्ट यहाँ पे हो गया, एक पार्ट उधर पड़ा हुआ है, किधर की तरफ, छोटा नागपुर के ईस्ट वार्ड की तरफ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि देखा जाता है किधर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी देखा जाता है। दिस वाज लोकली नोन एज द मेघालय, मेघालय वाले एरिया में कार्बी एंगलांग प्लेटू एंड द नॉर्थ कैचर हिल्स के नाम से जाना जाता है। और इसको अलग कौन किया है, जो एक अपनी छोटा नागपुर का रेंज है, वही क्या करता है, इससे यानी कि डेक्कन ट्रैप से, डेक्कन प्लेटू वाले एरिया से उसको अलग करता है, लेकिन वो इसी का पार्ट माना जाता है। विच इज सेपरेटेड बाय ए फॉल्ट लाइन फ्रॉम द छोटा नागपुर। और इसी जो नॉर्थ ईस्ट वाले में है उसमें 3 मेजर हिल्स पाई जाती है, हिल एंड 3 प्रोमिनेंट हिल रेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि सबसे पहले देखो क्या है, गारो है, फिर क्या है मेरे लाडलो, खासी है, और फिर क्या है, जयंतिया है। गारो, खासी और जयंतिया, इसी तरह से 3 लाइन दी गई है। वो किसके पार्ट है, डेक्कन प्लेटू के पार्ट है। लेकिन क्या हुआ है, एक जो नैरो लाइन है, फॉल्ट लाइन है, यानी कि एक चैनल के द्वारा क्या किया गया, उसको उधर कर दिया गया और छोटा नागपुर इसको अलग कर दिया, यानी कि इधर वाले डेक्कन प्लेटू को अलग कर दिया और उधर वाले को अलग कर दिया। The Western Ghat and the Eastern Ghat mark the western and eastern edge of the Deccan Plateau, यानी डेक्कन प्लेटू के वेस्ट ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट और वेस्ट की तरफ कौन सा घाट है, वेस्टर्न घाट है। अब हम ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को एक एक करके देखते हैं, ठीक है। ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है। बताया कि ईस्टर्न और वेस्टर्न एरियाज में दोनों क्या है, घाट्स हैं। तो अब देखते हैं हम लोग, पहले एक एक को करके देखते हैं। इस दोनों के एक साथ लेके पढ़ेंगे टेंशन फ्री होकर, ठीक है। ईस्टर्न घाट दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। ईस्टर्न घाट क्या है, कंटिन्यूअस होता है, और हम क्या करते हैं, इसमें से अगर किसी चीज को पास करते हैं तो कहीं सॉरी अगर हम इसमें से कहीं से क्रॉस करते हैं तो वहां पे अगर क्रैक्स वगैरह होंगी तो हम लोग वहीं से क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, नहीं तो हम पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पास भी करते हैं तो कहीं मान लो कोई अंदर ही अंदर रास्ता बन गया तो हम लोग पास कर जाते हैं, नहीं तो ऐसी कोई एरिया नहीं कि हम इसको पास कर सकते हैं। हायर देन द ईस्टर्न घाट, और ये क्या है, सॉरी ये कंटिन्यूअस होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है, इरेगुलर होता है, अनडाइसेक्टेड बाय रिवर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। और क्या होता है, काट दिया जाता है, जो कि बे ऑफ बंगाल में रिवर ड्रेन करती है उनके द्वारा। ये क्या होती है, हायर देन द ईस्टर्न घाट, इसकी हाइट क्या होती है, ईस्टर्न घाट से ज्यादा होती है, इसकी क्या होती है, वेस्टर्न घाट की, अरे सॉरी ईस्टर्न घाट की लोअर देन द वेस्टर्न घाट होती है। एवरेज एलिवेशन, यानी कि इसकी एवरेज, इनकी जो हाइट होती है पिक्स की, उसकी क्या होती है 900 to 1600 के बीच में, मतलब एवरेज एलिवेशन होता है, इससे ज्यादा होती है, ठीक है। 900 to 1600 किससे ज्यादा देखने को मिलती है, मतलब इससे कम नहीं देखने को मिलती, ठीक है। और इसकी क्या होती है 600 मीटर्स एवरेज एलिवेशन देखने को मिलता है। कार्ड ऑफ ओरोग्राफिक रेन, ये क्या करता है, ओरोग्राफिक रेन यानी कि वेस्टर्न कोट से सैंडविच की तरह से चिपका हुआ है, उसी के पास एकदम सटा हुआ है, जिसकी वजह से वहां से क्या करता है, वो मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब करता है और अपने ही एरिया में पूरी तरह से हमेशा बारिश करवा देता है। और ये क्या करता है, ये द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू निग्रिस इन द साउथ, यानी कि ये कहां से कहां तक, महानदी वैली से निग्रिस तक फैला हुआ है। द हाईएस्ट हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, इसकी हाइट क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है। जबकि क्या है, महेंद्रगिरी, सॉरी हाँ, द हाइएस्ट पीक अनाईमुड़ी एंड द दोदा बेटा, यानी कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का कहा नाम है अनाईमुड़ी, जिसकी हाइट कितना है 2695 मीटर है। और इसकी क्या है दूसरी दोदा बेटा, जिसकी एवरेज हाइट क्या है 2000, जिसकी हाइट कितनी 2637 है, ठीक। ये हुई बात। अब इसमें इसकी एवरेज हाइट क्या है, ईस्टर्न घाट की महेंद्रगिरी सबसे हाईएस्ट पीक है, किसकी, ईस्टर्न घाट की, इसकी एवरेज जिसकी हाईएस्ट हाइट कितनी है 1501 मीटर है। इसमें कौन सी हिल्स पाई जाती है, सेवरा हिल्स, जावेदी हिल्स,
एंड और ये सब कहाँ पे है, साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट में है। द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उदगमंडलम पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड कोडाईकलम, ये सब किसमें है, ईस्टर्न घाट के पार्ट माने जाते हैं। अब ये देखो कुछ जो फीचर हमारे बचे हुए हैं, इसके हम थोड़े से फीचर के बारे में पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल। एक डिस्टिंक्ट फीचर ये भी देखा जाता है पेनिनसुला प्लेटू का कि यहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और जिस एरिया में ब्लैक सॉइल पाई जाती है उस एरिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। डेक्कन प्लेटू वाले रीजन में, यानी कि जो पेनिनसुला वाला रीजन है उसी पे डेक्कन ट्रैप पाया जाता है। और डेक्कन ट्रैप पे पूरी तरह से कौन सी सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अब बात समझ में आई कि ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाई जाती है। चलो ब्लैक सॉइल की एक एरिया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेक्कन ट्रैप। वेरी गुड। लेकिन अब डेक्कन ट्रैप कहते हैं, वेरी अच्छी बात, लेकिन ये सॉइल बनी कैसे, ये भी तो बात होनी चाहिए कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इग्नियस रॉक हैव बीन डिनोडेड ओवर टाइम। क्या हुई, जो इग्नियस रॉक्स थी वो हमेशा टूटती गई और एक मतलब वो टूटने के बाद क्या होगी, एक सैंड के फॉर्म में धीरे धीरे बदलती चली गई और उससे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, डिनोडेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। कैसे बनी ब्लैक सॉइल, ये जो इग्नियस रॉक थी वो हमेशा डिन्यूड होती गई, यानी टूटती गई, जिसकी वजह से कौन बन गया, ब्लैक सॉइल बन गई। अब इसमें एक चीज और बची, अरावली हिल्स। अरावली हिल्स क्या करती है, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुला, यानी कि पेनिनसुला प्लेटू के नॉर्थ वेस्ट में और वेस्ट में फैली हुई वेस्टर्न मार्जिन कौन है, अरावली हिल्स है। हाईली इरोडेड एंड ब्रोकन हिल्स को कहा जाता है। हाईली इरोडेड मतलब हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत ज्यादा इसमें टूटी फूटी दिखती है, इसकी वजह से इसको हाईली इरोडेड एंड ब्रोकन हिल्स कहा जाता है। एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, और ये कहां से कहां तक फैली हुई है, गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। द इंडियन डेजर्ट, ठीक है, द इंडियन डेजर्ट क्या होता है, द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स ऐसे है बेटा, किसके, डेक्कन जो पेनिनसुला प्लेटू उसके नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट की तरफ। तो इसी के जो वेस्ट का एरिया है, इसी के जो वेस्ट का एरिया है, वेस्टर्न मार्जिन है, वहां पे क्या पाया जाता है, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन डेजर्ट। अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स, वहां पे क्या होता है, सैंडी मतलब बहुत बालू वाले प्लेन्स देखने को मिलते हैं। कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स, यानी कि बहुत बड़े रेत के टीले देखने को मिलते हैं। उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन क्या होता है, एकदम सैंडी होता है, वहां पे बहुत ज्यादा रेत देखने को मिलती है। कवर विद सैंड ड्यून्स, उसमें बहुत बड़े बड़े रेत के टिब्बे भी देखने को मिलते हैं। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर, यानी कि यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है, यानी बहुत ही कम बारिश होती है। इतनी कम होती है कि 150 mm पर ईयर ही क्या करती है, यहाँ पे रेनफॉल को लोग रिसीव कर पाते हैं, यानी बहुत ही कम, जिसकी कोई बात ही ना। स्ट्रीम अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, क्या होता है, कोई स्ट्रीम यानी कि कोई नदियां कब बस देखने को मिलती हैं, जब रेनी सीजन आता है, यानी कि बरसात के समय कुछ नदियों को हम देख पाते हैं। दे डू नॉट हैव इनफ वाटर, क्या होगा, जब बरसात के समय सिर्फ दे पाते हैं तो इनके पास इतने ज्यादा पानी नहीं होता है कि ये अपने आप को ड्रेन कर पाए किसी सी में, नहीं पहुंच पाते हैं, पानी क्या हो जाता है, वहीं पे खत्म हो जाता है। लूनी इज ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, यानी कि इस रीजन की सबसे बड़ी रीजन, यानी कि इंडियन डेजर्ट की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, लूनी रिवर। बातें समझ में, बारकन्स कवर लार्जर एरिया। और क्या करता है बारकन्स, मतलब भाई जैसे ये क्या हुआ, एक कोई प्लांट्स है, इधर से क्या हुआ, बहुत ज्यादा रेत आई, तो इस पे करके क्या होती है, ऐसे ऐसे, तो रेत के टिब्बे, मान लो बारकन्स एक रेत के टीले जैसा ही होता है, ऐसे मतलब वैसे बनने के बाद क्या होता है, ज्यादातर एरिया को कौन कवर करता है, बारकन्स कवर करता है। तो ये हो गया आपका इंडियन डेजर्ट, यानी कि कहाँ पे पड़ा हुआ है, वेस्टर्न मार्जिन में, अरावली हिल्स के वेस्टर्न पार्ट में कौन सा है, इंडियन डेजर्ट है। दिस रीजन, और यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही लो रेनफॉल रिसीव हम लोग करते हैं, कितनी कम, 150 mm से भी कम रेनफॉल को रिसीव करते हैं। बारिश के समय में ये क्या करती है, कोई नदियां देखने को मिलती है, बाकी नदियों का भी
राम नाम सत्य, सॉरी, ठीक है। दे डू नॉट हैव इनफ वाटर, और इनके पास इतना पानी नहीं होता है कि ये अपने पानी को ये समुद्र तक पहुंच पाए। लूनी क्या होती है? सबसे बड़ी नदी है इस रीजन की। बारकन्स पूरे लगभग ज्यादातर हिस्से को कौन कवर किया है? बारकन्स कवर किया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या होगी? कोस्टल प्लेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब कोस्टल प्लेन्स, अब देखो बेटा कोस्टल प्लेन्स हम किसे कहते हैं? कोस्ट यानी कि ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट जाने आप लोग। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से बीच में जो लैंड बचा, किसके? ईस्टर्न घाट और किसके बीच में? जो बे ऑफ बंगाल, सॉरी, दोनों घाट्स जो हैं उनके आसपास जो लैंड बॉडी, सॉरी लैंड बॉडी है, लैंड बॉडी के बाद क्या है? जो वाटर बॉडी, उनके बीच का जो लैंड है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोस्ट कहते हैं। जैसे मान लो ये क्या होगा? अपनी पूरी क्या है? कंट्री। यहाँ पे क्या हो गया? इधर वेस्टर्न घाट है और इधर ईस्टर्न घाट है। तो इसके बीच में क्या होगी? यहाँ पे एक लैंड बची होगी। एक क्या बची होगी? लैंड बॉडी बची। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो इसी को हमें पढ़ना है कि हम लोग ईस्टर्न कोस्ट किधर को कहते हैं, वेस्टर्न कोस्ट किधर के एरियाज को कहते हैं। इसमें जो फीचर्स हैं, इनके डिवीजन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, द पेनिनसुला प्लेटो इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच इन नैरो कोस्टल स्ट्रिप। क्या होता है? फ्लैंक करता है दोनों तरफ से एक कोस्टल स्ट्रिप के द्वारा। आपके बुक में फिगर दिया है, आप देखेंगे तो वहां पे सारी बातें समझ में आएंगी। आप ही के बुक के फिगर को दिखाऊंगा मैं। तो बुक के फिगर में देखो तो वो एक तरफ क्या है? जो कोस्ट है, उसके बाद क्या कोई लैंड जो बची है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोस्ट कहते हैं। रनिंग अलोंग द अरेबियन सी, अरेबियन सी के भी पास भी है। ऑन द वेस्ट, वेस्ट में, अरेबियन सी के वेस्ट में भी देखा जाए, और यहाँ पे देखा जाए वेस्ट बंगाल ईस्ट एरिया में, वेस्ट बंगाल की तरफ भी देखा जाए, तो दोनों तरफ एक जो लैंड बॉडी बची है किसके बाद? ईस्टर्न को, अरे सॉरी, पेनिनसुला प्लेटू के बाद की जो पेनिनसुला रीजन के बाद की जो लैंड बॉडी बची है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोस्टल एरिया कहते हैं। अब दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? अलग अलग देखते हैं। वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज ए नैरो प्लेन। क्या है? अरेबियन सी और जो वेस्टर्न घाट है उसके बीच में एक नैरो प्लेन्स की तरह से एक लैंड मास बॉडी बची है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट कहते हैं, वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं। ठीक है, ये हो गई बात। देन अब इसमें भी क्या है? इसके डिवीजन है। अब मान लो ये क्या हो गया? ये सॉरी कहाँ पे, चलो ठीक है, ये क्या हो गया? अपना इंडिया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? मान लो वेस्टर्न कोस्ट हो गया। इसके क्या है? 3 डिवीजन बनाए गए। इसके कितने डिवीजन? 1 2 3। तो ये क्या हो गया? सबसे ऊपर वाला नॉर्थ हो गया। क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। बीच वाला क्या हो गया? सेंट्रल हो गया। देन सबसे लास्ट वाला क्या हो गया? सदर्न। तो जो ये नॉर्थ वाला द नदर्न पार्ट, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? कोंकण के नाम से जानेंगे। और ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच हुआ है मेरे लाडलो? कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये फैला हुआ है मुंबई टू गोवा तक फैला हुआ। अब मुंबई से गोवा तक की बात खत्म हो गई। अब सेंट्रल पार्ट में कौन सा कोस्ट है? कन्नड़ कोस्ट के नाम से जानते हैं हम लोग, जो कहाँ पे फैला हुआ है? गोवा के बाद कर्नाटक वाले रीजन में फैला हुआ है। और सबसे लास्ट यानी सदर्न मोस्ट स्ट्रेच को हम लोग क्या कहेंगे? मालवार कोस्ट के नाम से जानेंगे। यानी कि सबसे लास्ट वाले को, यानी कि ये वाला जो सबसे लास्ट वाला रीजन है, केरल वाला रीजन, वहां पे कौन सा कोस्ट पाया जाएगा? मालवार कोस्ट पाया जाएगा। ये पार्ट किसका था? वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट क्या है? सैंडविच की तरह से, यानी कि बहुत ही कम एरिया को एक्वायर करता है। किसके बीच में फैला हुआ है? अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में। इसमें इसके क्या होते हैं? 3 पार्ट है। नॉर्थ पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कोंकण के नाम से, जो कि मुंबई से गोवा तक फैला हुआ है। सेंट्रल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कन्नड़ के नाम से। चाहे गोवा टू कर्नाटक ले लो, चाहे कर्नाटक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सदर्न भाग को, स्ट्रेच पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? मालवार कोस्ट के नाम से कहेंगे, जो कि कहाँ पे फैला हुआ है? केरल में फैला हुआ है। ये हो गई बात आपकी वेस्टर्न कोस्ट। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ईस्टर्न कोस्ट में। द प्लेन्स अलोंग द बे आर वाइड, अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। क्या होता है? ये लेवल में, समतल में है थोड़ा सा, और क्या है? वाइड है, बहुत ही ज्यादा चौड़ा है। और ये क्या है? सैंडविच की तरह से। वेस्टर्न घाट क्या है? सैंडविच की तरह से। ईस्टर्न घाट क्या है? वाइड है, चौड़ा है। द नॉर्थ पार्ट, इसमें भी क्या है? इसके भी 2 पार्ट बनाए गए हैं, नॉर्थ और साउथ। और नॉर्थ पार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नॉर्थ किरकर के नाम से जानते हैं, यानी कि उड़ीसा वाले रीजन में हो गया, ये नॉर्थ किरकर के नाम से जाना जाएगा। और इसी नॉर्थ किरकर में कौन सी लेक पाई जाती है? चिल्का लेक पाई जाती है, बताऊंगा भी। तो जो
ये नॉर्थ किरकर के नाम से जाना जाता है। द सदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट, और जो सदर्न पार्ट है यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला रीजन, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। महानदी गोदावरी एक क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन सी नदियां हैं, यानी कि विच रिवर वाज फाउंड एन एक्सटेंसिव डेल्टा ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सी नदियां हैं जो एक्सटेंसिव डेल्टा का निर्माण करती है? तो आप लोग बस एक ट्रिक याद करिएगा, MGKK, यानी कि महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी। MGKK, महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी, ये क्या करती है? डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। कहाँ पे? सॉरी, ये पेनिनसुलर रिवर है जो कि डेल्टा का फॉर्मेशन किस पे करती है? ईस्टर्न कोस्ट पे करती है। तो ये हो गया आपका पूरा ईस्टर्न कोस्ट। और इसी ईस्टर्न कोस्ट में क्या पाया जाता है? चिल्का लेक इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट का एक चिल्का लेक जो है इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है। चिल्का लेक की इंपॉर्टेंस क्या है? चिल्का लेक इज द इंडियाज लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक। क्या है? भारत की साल्ट वाटर की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का लेक है, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? उड़ीसा। और फ्रेश वाटर की, ठीक है, फ्रेश वाटर की कौन सी है? उलर लेक कहाँ पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पाई जाती है मेरे लाडलो? जम्मू एंड कश्मीर पे। तो ये हो गया आपका कोस्टल प्लेन खत्म। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? द आइलैंड। और हमारी लास्ट टॉपिक वही बची, दी आइलैंड्स। अब पहली चीज तो हम लोग ये जाने कि आइलैंड्स होता क्या है, आइलैंड हम किसे कहते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी बात। आइलैंड, ए लैंड मास विच इज सराउंडेड बाई, ये क्या है? कोई एक लैंड मास है जो कि चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? विच इज सराउंडेड बाई वाटर, दिस इज कॉल्ड आइलैंड। आइलैंड हम किसे कहते हैं? कोई एक लैंड मास है जो कि चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है बेटा? पानी से घिरा हुआ है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आइलैंड कहेंगे। लक्षद्वीप आइलैंड, इसमें क्या है? दो आइलैंड हमारे कंट्री में, एक लक्षद्वीप एंड एक अंडमान एंड निकोबार। फर्स्ट ये हो गया, देन सेकंड ये हो गया। तो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालवार कोस्ट ऑफ केरल, यानी कि आप इधर पे देखेंगे तो सबसे लास्ट में आप देखेंगे केरल है, मालवार कोस्ट है, और उसी के वेस्ट में हम देखेंगे तो कौन सा आइलैंड ग्रुप पड़ा हुआ है? लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप पड़ा हुआ है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। बात यहाँ पे फंस गई कि कोरल आइलैंड क्या होता है। कोरल आइलैंड का मतलब बेटा कि यहाँ पे क्या होता है? आइलैंड नाम की कोई भी चीज नहीं थी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो छोटे छोटे जीव, माइक्रोस्कोप से देखने वाले जीव थे, जो कि किस में रहते थे? वाटर में। कॉलोनियल टाइम पे क्या होते? बहुत सारे यहाँ पे जो फ्लोरा और फौना थे, एक्वेटिक एनिमल्स थे, उन्होंने क्या किया? कैल्शियम को रिलीज करते गए और उनकी स्केलेटन मरते भी गए। तो स्केलेटन जब पड़ती गई तो वहां पे क्या हो गया? एक लैंड मास, धीरे धीरे कैल्शियम का डिपोजिट होने से एक लैंड मास बन गया है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोरल आइलैंड कहते हैं। तो ये किससे बना हुआ है? दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। अर्लियर देनो, यानी कि ये 1973 में इसको हम लोग लक्षद्वीप के नाम से जानने लगे। इससे पहले लक्षद्वीप नाम की कोई भी चीज नहीं थी। ये किस नाम से जाना जाता था? लकाद्वीप, मिनिका एंड अमीनीद्वीप, तीन भाग के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1970 में दीज वर नेम्ड एज ए लक्षद्वीप, यानी कि इसको किस नाम से जाना जाने लगा? लकाद्वीप को ही लक्षद्वीप कहा जाने लगा। तो ये पूरी तरह से मिलकर किस नाम से बन गया? लक्षद्वीप के नाम से बन गया। कब? 1973 में। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरी टोटल एरिया इसकी कितने किलोमीटर की है? 32 स्क्वायर किलोमीटर की है। कवरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर यानी कि कैपिटल कौन सी है? कवरत्ती है। द पिट्टी आइलैंड हैज ए बर्ड सेंचुरी, और इस पे क्या है? एक बर्ड सेंचुरी भी देखने को मिलती है, यानी कि पक्षी अभ्यारण्य, जहाँ पे बहुत सारी पक्षियां क्या होती हैं? अपने पंखों को ऐसे ऐसे हिलाते हुए उड़ती है। तो उसी पे वही कहाँ पे देखने को मिलती है? पिट्टी आइलैंड है, जो कि लक्षद्वीप में पाया जाता है। ये जानकारी दी आपके किसके बारे में? लक्षद्वीप के बारे में। अब हम दूसरी चीज को हम क्या कहते हैं? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार किस तरह से है? ये इसकी तरह से नहीं है, ये स्मॉल कोरल रीफ से नहीं बना हुआ है। यहाँ जैसे अनफोल्डेड माउंटेन है, तो फिर इस तरह से ऐसे ऐसे क्या हुआ है?
बचा है। तो कुछ एरिया क्या हुई है, वाटर में सबमर्ज हो गई, और जो एलिवेटेड पोर्शन है उसी को क्या करते हैं हम लोग आइलैंड के रूप में मान लेते हैं। तो देखा दे आर बिगर इन साइज, यानी कि इसके रिलेटिवली क्या है, साइज में बड़े हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, सबमर्ज हो गया, इधर भी सबमर्ज, तो यही एलिवेटेड पोर्शन, ये एलिवेटेड पोर्शन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे सबमर्ज हो गया, तो ये दो भागों में बढ़ गया। और नॉर्थ वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अंडमान कहते हैं, और साउथ वाले को निकोबार कहते हैं। तो देखो दिया है टू ब्रॉड कैटेगरी, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन। और बताऊं कि ये आइलैंड किसके, सबमरीन माउंटेन, यानी कि ऐसे ऐसे माउंटेन या हिमालय क्या हुआ आया इसमें, और कुछ हिस्सा डूब गया, और जो उभरा हुआ है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं इसमें माउंटेन्स के, आइलैंड के नाम से कह देते हैं। तो नॉर्थ वाला क्या अंडमान के नाम से जाना जाएगा, और साउथ वाला किसके नाम से जाना जाएगा, निकोबार। देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा और फौना, ये भी बात समझने वाली है। फ्लोरा और फौना किसे कहते हैं, फ्लो यानी कि फ्लावर जैसी ट्यूनिंग आ रही है, फ्लावर किस में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। तो फ्लोरा से फ्लावर, फ्लावर से प्लांट्स, प्लांट्स के जितने भी स्पीसीज होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोरा में कहेंगे। और फौना यानी कि जो प्लांट ना हो, जो प्लांट ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फौना, यानी कि एनिमल्स की कैटेगरी जो होती है उसको क्या कहेंगे हम लोग, फौना के नाम से कहेंगे। दिस आइलैंड हैज थिक फॉरेस्ट, और इस आइलैंड पे भी क्या होते हैं, बहुत घने जंगल देखने को मिलते हैं। बिहाइंड द रीजन क्या है, ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट को क्या करता है, सॉरी ट्रॉपिकल क्लाइमेट को एब्जॉर्व करता है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट को एब्जॉर्व करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से घने जंगल देखने को मिलते हैं। अब बस हमारी थोड़ी सी ये हो गया कि इस पूरे चैप्टर को हमें क्या करना है, समअप करना है, यानी कि इस पूरे जो इतने भी फिजिकल फीचर थे उसके इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, हमारी कंट्री के लिए, उसी को हम लोगों को देखना, द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फीचर। अब देखिए सबके अपने अपने इंपॉर्टेंस थे, तो जितने भी हमारे फिजिकल फीचर है कंट्री के, सबके इंपॉर्टेंस के बारे में, मतलब वो किस तरह से हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो कि हमारे डेवलपमेंट के बारे में आगे बहुत ही ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन होने वाला है। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। क्या होता है, माउंटेन्स किसके लिए है, मेजर सोर्स ऑफ वाटर के लिए, और फॉरेस्ट के लिए बहुत ही जरूरी है, जो कि हमें क्या प्रोवाइड कराता है, बहुत अच्छी वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, और बहुत ज्यादा फॉरेस्ट से भी हमें जो भी चीजें मिलती है उसको भी प्रोवाइड कराता है। द नदर्न प्लेन्स आर ग्रेनरी ऑफ द कंट्री। नदर्न प्लेन्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेनरी कंट्री का अनाज गोदाम कहते हैं। दे प्रोवाइडेड बेस ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, जो कि क्या प्रोवाइड किया था, अर्ली सिविलाइजेशन को प्रोवाइड किया था, यानी कि प्राचीन जो सभ्यता थी वही उसी के बेस पे यहाँ पे सभ्यताएं विकसित हुई थी। द प्लेटू इज द स्टोर हाउस मिनरल, यानी कि जो प्लेटू रीजन है वो किसका स्टोर है, स्टोर हाउस है किसका, मिनरल्स का, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन है। आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट फॉर फिशिंग एंड फोर्ट एक्टिविटी। आइलैंड ग्रुप क्या कर रहा है, साइट का मतलब घूमने फिरने के लिए, और फिशिंग को यानी मछली पकड़ने के लिए, और उसी तरह से जो कोस्टल लाइन है वो भी किसी सामान को लाने और ले जाने के लिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये क्या थे, इंपॉर्टेंस थे। इन सब इंपॉर्टेंस को देखने के बाद एक कोटेशन निकला, द डाइवर्स फिजिकल फीचर ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो फिजिकल फीचर लैंड के देखने के बारे में हम लोग जानते हैं वो क्या कर रहा है, इन फ्यूचर हमारे डेवलपमेंट करने के बारे में इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटी, यानी कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारी कंट्री क्या हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है। ये हुआ आपका लेसन पूरी तरह से समाप्त, द एंड, ठीक है। और हाँ, ये लेसन समाप्त होने के बाद हम इससे आप नोट्स पूरी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, इसको फिर अच्छे से वॉच करिए, जो बातें नहीं समझ में आएगी कमेंट सेशन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ you।